हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू हैव बीन वेरी वेरी गुड। जैसा आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, आज अपने सीए इंटर का केस स्टडी बेस्ड सिनेरियोज, जो एफएम का केस स्टडी बेस्ड सिनेरियोज है, उसका एक डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों को उसमें दिक्कत आ रही थी कि सर बहुत लेंदी हो रहा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे हमें उसको अप्रोच करनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। फटाफट से छोटा सा वीडियो में ट्राई करेंगे, एक अच्छा केस स्टडी बेस्ड का अपने प्रैक्टिस कर ले और आपको आइडिया भी लग जाएगी कैसे अपने को एग्जाम में से टैकल करना है। विदाउट अ फर्दर अडू सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, फुल स्क्रीन में आ जाओ। सीए इंटर का एफएम का केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है ये हमारा। कहाँ से लिया मैंने ये एमसीक्यूज? मैंने लिया आईसीआई के बीओएस पोर्टल से ही। बीओएस का जो आपका ऐप है, बेसिकली आईसीआई बीओएस का एक ऐप है। कैसा ऐप है मैं दिखाऊँ क्या? इधर आ जाओ। दिस इज़ द ऐप, आईसीआई बीओएस का ये ऐप है। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस का सेक्शन बनाया गया है। स्टार्ट अ न्यू प्रैक्टिस सेशन में हम जाएंगे। उसमें बाद यहाँ पे आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ एमसीक्यूज़ है। इसमें से केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़, केस सिनेरियो असेसमेंट ऑफ एफएम, मैंने ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई किया यहाँ पे लेने का। जो आपके लिए अच्छे रिलेवेंट क्वेश्चंस है सारे मैंने वहाँ से उठा के इस पीडीएफ में डाल दिया। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, मैं वहाँ शेयर कर दूँगा। वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सारे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं, बहुत पॉलिश्ड क्वेश्चन, अच्छे स्टैंडर्ड के। इवन कुछ जगह पर आईसीआई की गलती है, उसको भी अपने ठीक कर लेंगे। पूरा ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको फिर अपने एंड में बहुत एफर्ट में हेल्प होगी, बहुत कम एफर्ट में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। आ जाओ, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का मैंने ऊपर नाम दे दिया, कौन सा टॉपिक से अपने कौन सा क्वेश्चन लिए हैं, वहाँ से टॉपिक के नाम से हिसाब से देखो। इधर देखो, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके आंसर्स मैंने नीचे दे दिए। ये पूरा पीडीएफ विद सॉल्यूशंस कैसे आपको करना है वो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 2, फिर आप नीचे आओगे अगर तो आपको दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन जैसे रेशियो एनालिसिस, इस तरीके से सारे चैप्टर्स इसमें हैं। अभी अपने स्टार्ट करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अपने को पता है केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू जो अपना आएगा वो एज इट इज़ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है आपके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, जो क्वेश्चन आता है वैसा का वैसा ही रहने वाला है। सिर्फ सब पार्ट्स बढ़ा दिया जाएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। तो टाइम आपको उतना ही देना होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। एफएम का केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू में टाइम लगेगा, अपने को मान के चलना होगा। और वो टाइम अपने कहाँ से कंपनसेट करेंगे? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एमसीक्यू से। ओवरऑल 30 मार्क्स हमारा एमसीक्यू है, वो हम अपने ऑटोमेटिकली टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं अगर अच्छे से हमारी प्रिपरेशन नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो। कैसे करना, चलो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेसर्स आर्क लिमिटेड is an established entity in telecommunication industry with 49.95% market share. कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ इट्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स आर बेस्ड ऑन 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम। अच्छा, एक चीज़, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जंप क्यों नहीं किया? बिकॉज अपने को पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही है, वो मैंने ऊपर ही दे दिया। तो मुझे पता है, तो मैं अकॉर्डिंगली ही प्लान करूँ, अकॉर्डिंगली सॉल्व करूँगा। ये पूरा पहला पैराग्राफ में यहाँ पे आपका 2G 3G टेक्नोलॉजी का बात किया, 5G टेक्नोलॉजी का बात किया गया है। कंपेटिटिव एडवांटेज मेंटेन करने के लिए इन्वेस्ट करना है 5G इक्विपमेंट्स में, ये सब चीज़ दी हुई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंटायर प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 9000 करोड़। एंटायर प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 9000 करोड़, ठीक है। अब फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैज़ been recently hired by ARC to evaluate the various ways to raise capital. कैपिटल रेज करने का वेरियस वेज के लिए एक कंसल्टेंट हायर हुआ, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज द कंसल्टेंट इज ऑफ द व्यू दैट द टेलीकॉम इंडस्ट्री एक सेकेंड, हाँ, द कंसल्टेंट ऑफ द व्यू दैट द टेलीकॉम इंडस्ट्री शुड नॉट डिप्लॉय फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स इन एक्सेस ऑफ 40% ऑफ द टोटल कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स कौन से हुए? फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स कौन से हुए? फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स हुए हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ये हमारे क्या हुए? फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स हुए, ठीक है। तो मतलब बोलना चाह रहा है कि टोटल कैपिटल जो कि रहेगा इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर में, उस टोटल का 40% शुड बी इक्वल टू व्हाट? प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर्स, ठीक है, यस। ऑल्सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल कैपिटल। ऑल्सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल कैपिटल। एक और चीज़ दे दिया, मतलब 10% ऑफ टोटल कैपिटल इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड 30%, 40 - 10, 30% इज व्हाट? इज आर डिबेंचर। कोई दिक्कत नहीं,
मार्क कर ले, यहाँ इस मार्क करो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करते चलो। 10% ऑफ द टोटल कैपिटल यहाँ आ गया और 40% वाला बात ऊपर था, ठीक है। अब ARC करेंटली हैज़ 2000 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स में 2000 करोड़ है, कितना चाहिए था ऊपर? ऊपर चाहिए था 9000 करोड़। यस, 9000 करोड़ में से 2000 करोड़ रिजर्व में, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स ऑलरेडी 2000 करोड़ है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? यस, इंपॉर्टेंट। चलो कहाँ पे है? रिजर्व्स में। एक एक चीज़ समझा के चल रहा है, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन में हल्का टाइम हमें लगे। आपको फास्ट रीडिंग करनी है, कैसे सॉल्व करना वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। आओ, रिप्रेजेंट बाय शॉर्ट टर्म मनी मेकर इंस्ट्रूमेंट्स, अपने कोई दिक्कत नहीं है। इट कैन रेज बाय मनी बाय वे ऑफ डिवेंचर्स बाय इशूइंग देम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% विद रिडेम्पशन वैल्यू एट ₹110 आफ्टर 5 years। डिबेंचर्स का क्या बात बोला है? डिबेंचर्स बाय वे ऑफ इशूइंग देम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% विद रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ ₹110 आफ्टर 5 years। रिडीमेबल डिबेंचर्स दिया है, यस और नो? यस, यस और नो बोलेंगे? हाँ सर, रिडीमेबल डिबेंचर्स के बारे में दिया है जिसका मेच्योरिटी कब होगा? आफ्टर 5 years, और रिडेम्पशन वैल्यू रहेगा 110, मतलब 10% प्रीमियम में रिडेम्पशन है, और इशू हुआ है 5% प्रीमियम में, ठीक है। द डिवेंचर्स वुड रिक्वायर एन एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ ₹8 per annum। 8 per annum का एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ ₹8 per annum। दूसरा कलर से कर ले, यस। The preference shares will be issued at a discount of 10% and redeemed at a premium of 10% after 10 years। सारा चीज़ 10 है प्रेफरेंस डिविडेंड में, ठीक है ना। इधर आओ, क्या बोल रहा है? ग्रीन सी मार्क करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या बोल रहा है? विल बी शेयर डिस्काउंट में इशू होगा 10%, रिडीम होगा 10% प्रीमियम में 10 साल के बाद, और एनुअल डिविडेंड भी कितना है? 10%। सब चीज़ 10 है, 10% डिस्काउंट, 10% प्रीमियम, 10 साल और 10% हमारा एनुअल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। द कंपनी इज स्केप्टिकल ऑफ कैश फ्लोज इन द द कंपनी इज स्केप्टिकल ऑफ कैश फ्लोज in the near term after deployment of 5G and therefore would issue the above stated debentures only to the extent of 50% of the total debt funds। अगर 100 हमारा टोटल कैपिटल था, 40% हमने बात किया क्या था? थोड़ा सा मैं कहीं लिखे क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ अगर 100 हमारा टोटल कैपिटल था तो 100 में 40 + 60 का ब्रेकअप है, ठीक है। अब 40 क्या है? 40 है हमारा प्रेफरेंस प्लस डिवेंचर्स, ये अपने को पता है। अब आगे क्वेश्चन के हिसाब से, डेटा के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं कि 40 का ब्रेकअप में 10 इज व्हाट? 10 इज प्रेफरेंस प्लस 30 इज डिवेंचर्स। 100% था, 100 में 40% प्रेफरेंस प्लस डेट, 60% इक्विटी। 40 में, अब क्वेश्चन में बोला 10% प्रेफरेंस है टोटल कैपिटल का, तो 40 का 10 हुआ फिर प्रेफरेंस और 30 हुआ डिवेंचर्स। अब यहां पे क्या बोला? अभी हम जहां रीड कर रहे थे, क्वेश्चन क्या बोला? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देगा, बहुत सारी चीज़ें दी गई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आ जाओ, इसलिए हल्का हमें इसे डिटेल में समझना पहले ज़रूरी है, फिर क्वेश्चन बहुत ईजी है। टू डिवेंचर्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द टोटल डेट फंड्स। जो 30 था हमारा डेट का, उसका 50% ये वाला डिवेंचर्स है रिडीमेबल जिसका बात हो रहा है। क्लियर है? 30% डिवेंचर्स का 50% वो हमारे रिडीमेबल डिवेंचर्स है। मार्क कर लो इसे भी। 50% ऑफ द टोटल डेट फंड्स एंड बैलेंस विल बी रेज्ड बाय जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो डीप डिस्काउंट या फिर विदाउट एन इंटरेस्ट रेट में इशू होते हैं, विच विल बी इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 40%। 40% डिस्काउंट में जो मैंने कहा आ गई, 40% डिस्काउंट में इशू होगा एंड रिडीम्ड एट पार। 40% डिस्काउंट में रिडीम इशू होगा एंड रिडीम किस में होगा? पार में। समझ में आ रहा है? हिंट क्या देना चाह रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आगे जब सॉल्यूशन करेंगे एक बार क्लियर कराऊंगा। एक बार इधर देखो प्लीज। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद है, ठीक है। करंट प्राइस ऑफ ARC का शेयर का कितना दिया हुआ है? 147। किसका बात होने वाला है? इक्विटी। करंट मार्केट प्राइस दे दिया 147। दूसरा कलर से मार्क कर ले इक्विटी को, येलो ब्लू से करते चलो।
एवरेज प्राइस है हमारा 147, करंट मार्केट प्राइस है किसका, इक्विटी का। यस, द कंपनी हैज रिसेंटली पेड डिविडेंड एट ₹11 पर शेयर। रिसेंटली पेड डिविडेंड, रिसेंटली पेड डिविडेंड का क्या मतलब है, D0। यस, एंड आफ्टर and considering the 5G deployment and the other technological requirements in long run, it is likely to continue retaining 56% of its earnings. Retention ratio कितना है हमारा, 56%। ये क्या है, ये है हमारा रिटेंशन रेशियो। 56% is what, retention ratio, ठीक है। The reinvestment retained earnings are likely to offer a return of 15% to the shareholders। ये क्या है, 15% क्या है हमारा, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। इट इज प्लानिंग टू रेज अ पार्ट ऑफ एडिशनल इक्विटी बाय वे ऑफ राइट्स ऑफरिंग टू द इट्स शेयर होल्डर्स। अब टोटल जो इक्विटी था 60% इक्विटी था हमारा, 60% में एक पार्ट ऑफ राइट इशू भी आएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का ब्रेकअप। आगे जब एक बार सोल्यूशन दिखाएंगे तो बड़ा सिंपल है, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे तो एक बार लगेगा कि सर इतनी सारी बातें, हमने तो बस इक्विटी, डिबेंचर और प्रेफरेंस सीखा था, अब इतनी सारी बातें अब उसमें आप और ला रहे हो। मैं नहीं ला रहा, क्वेश्चन ला रहा है। एक ही चीज़ है, उसका ब्रेकअप है। डिबेंचर का ब्रेकअप कर रहा है क्वेश्चन। रिडीमेबल अपने को आता है, रिडीमेबल एक पार्ट हुआ और दूसरा एक आ गया ZCB। इक्विटी अपने को आता है, इक्विटी में अब एक पार्ट बोल रहा है राइट इशू रहेगा, और आगे भी देखो क्या बोलता है। आओ मार्क करते हुए चलते हैं। राइट इशू का बात अपने कर लिया। द राइट एंटाइटल्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स टू बाय शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% टू द करेंट एवरेज मार्केट प्राइस। कितना है, 147 का 15% डिस्काउंट में। हाउएवर ओनली 40%, हाउएवर ओनली 40% ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रेश इक्विटी कैन बी रेज्ड बाय वे ऑफ राइट इशू। टोटल इक्विटी था 60, उसका 40% सिर्फ राइट इशू से आएगा। समझ में आ रहा है? यस। The balance equity portion will be raised by a new series of differential voting rights, DVRs। टाटा मोटर्स DVR सुना है किसी ने? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, क्या होता है? जैसे फेसबुक है, फेसबुक का आपको मालूम है मार्क जकरबर्ग साहब के पास सिर्फ 13% स्टेक है, लेकिन वोटिंग राइट 61% है। उनके पास सिर्फ 13% स्टेक है, लेकिन वोटिंग राइट 61% है। क्या होता है कि शेयर्स इशू किया जाता है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, कि आप अगर नॉर्मल इक्विटी लोगे, टाटा मोटर्स का पहले DVR चलता था, आज के दिन में DVR डिसकंटिन्यू हो गया है, बट पहले DVR चलता था टाटा मोटर्स का, पब्लिकली लिस्टेड भी था। अब उसमें क्या था कि जब आप नॉर्मल टाटा मोटर्स का शेयर लेते हो तो एक शेयर के बदले एक वोटिंग राइट। DVR में क्या था कि 10 शेयर के बदले एक वोटिंग राइट। अब एक नॉर्मल शेयर होल्डर, एक रिटेल शेयर होल्डर है, क्या वो वोटिंग करता है? सोच के देखो, 10, 50, 100, 200 शेयर किसी के पास टाटा मोटर्स के है, तो क्या वो वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करता है अपने? नहीं करता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स ले कि नॉर्मल शेयर्स ले? तो ये हुआ DVRs। कंपनी DVRs भी इशू करती है। समझ में अंडरस्टैंडिंग आई? यस। They will be promised a dividend of 1.25x of the ordinary equity shareholder। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता था उसका 1.25 टाइम्स हम TVR वालों को एक डिविडेंड देंगे, बिकॉज उनको हम वोटिंग पावर कम दे रहे हैं, तो उन्हें हमें कंपनसेट करना होगा, ऐसे डिविडेंड ज़्यादा दिया जा रहा है। क्यों? वो देखो क्वेश्चन में लिख दिया, ड्यू टू लोअर वोटिंग राइट्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिक्वायर अ प्रीमियम ऑफ 50% ऑफ ओवर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से 50% ज़्यादा इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा। इतनी सारी बातें सर, ओ माय गॉड, क्या क्या बात किया हमने। एक बार समराइज करते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या क्या बात किया, एक बार देखो तो प्लीज़, एक बार देखो, ब्लैक से लिखे क्या क्या हमने बात किया। एक हमने बात किया, सबसे पहले हमने बात किया कि हमारा रहेगा प्रेफरेंस। मान लो एक प्रेफरेंस शेयर्स इशू होंगे, कोई दिक्कत नहीं है प्रेफरेंस में। एक होगा डिबेंचर। अब डिबेंचर में एक निकलेगा हमारा ZCBs, जीरो कूपन बॉन्ड वाले, और एक होगा नॉर्मल रिडीमेबल डिबेंचर्स। RD लिख दे, रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। अब आया इक्विटी। अब इक्विटी से निकालो बकेट। एक बकेट निकलेगा किसमें बताओ तो पहले? सबसे पहले रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, इसे RE लिख दे। सबसे पहले आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, सेकेंड राइट्स, और थर्ड DVRs। देखो
इस टाइप से हमारा रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का। ये सारे चीज़ कैलकुलेट करना है, सारे एमसीक्यूज़ वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। एमसीक्यू अब देखो, नॉर्मल क्वेश्चन अगर ये आए, ये क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव एरिया में, डिस्क्रिप्टिव एरिया में, तो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलेगा उसमें कि भैया WACC निकाल के दे दो, खत्म। 10 नंबर का क्वेश्चन WACC डिजर्व करता है, काफ़ी सारी मेहनत है इसमें। एमसीक्यू में क्या हुआ, एक एक पोर्शन का नंबर है, प्रेफरेंस का अलग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बता दो, डिबेंचर का अलग बता दो, मान लो इसका अलग बता दो। डिफरेंस समझ में आ रहा है, एक ही चीज़ को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है बस। तो ये सारे चीज़ों को कैलकुलेट करो, वेट्स पता चल जाएगा। वेट्स का इंफॉर्मेशन कैसे समझ में आ रहा है, जो 30% 40% का डिटेल दिया हुआ था उससे वेट्स मिलेगा, पुट करो, WACC निकालो, सम हो जाएगा। यस सर नो, समझ में आया कि नहीं? इंटरेस्टिंग सम है कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं सम बता दो फटाफट से। यस सर समझ में आ गया, वेरी गुड। जैसे कि मैंने कहा पहले, क्या बोलता क्वेश्चन, शेयर प्राइस निकालो ऑफ द शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? गॉर्डन मॉडल को यूज़ करके। मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम द 5G डिप्लॉयमेंट टू ब्रेक इवन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या रिटर्न चाहिए फ्रॉम द 5G डिप्लॉयमेंट टू ब्रेक इवन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? क्या लग रहा है, क्या निकालना है बोल रहा है? ब्रेक इवन करना मतलब इतना रिटर्न जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना ही हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, रिटर्न उतना ही होगा, तभी ब्रेक इवन सेम है, तभी ब्रेक इवन 0 आएगा। समझ में आ गया? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बोल रहा है, सिंपल। What will be the amount in rupees crores of DVRs to be issued assuming the maximum limits are to be adhered to? कितना अमाउंट ऑफ DVRs इशू करना है वो भी निकालने बोला, निकाल देंगे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। कहाँ से? YTM से, अप्रोक्सीमेशन मेथड नहीं, YTM ध्यान रखना, नॉट अप्रोक्सीमेशन, नॉट अप्रोक्सीमेशन मेथड, नॉट अप्रोक्स मेथड, ये चीज़ का ध्यान रखना। अप्रॉक्स मेथड से प्लीज़ मत करके आ जाना, YTM स्पेसिफिकली बोला है, वैसे निकालेंगे अपने। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर, ये एग्जाम में आ गया तो हम तो 1 घंटा तक यही क्वेश्चन करते रह जाएंगे। आपको समझना ज़रूरी है। एग्जाम में अब मैंने कैसे सोल्यूशन किया और जैसे एक एक चीज़ आपको समझाई, अब आपको तो किसी को नहीं समझाना, आपको खुद को ही समझाना है बस। फटाफट फटाफट रीड करो, रफ में और कैलकुलेटर में मोस्टली सॉल्व करने का ट्राई करो। मैंने यहाँ डिटेल सोल्यूशन दिया पूरा, बता रहा हूँ कैसे किया। ये मैंने इसलिए किया ताकि अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया, डिजर्व करता है इस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 10 नंबर का पूछ ले। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे हैंडल करेंगे अपने? समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलेंगे? समझ में आ रही है? यस सर समझ में आ रहा है, गुड। अब देखो कैसे इसे सॉल्व करना है, सिंपल सिंपल। चलो पार्ट बाय पार्ट। प्रेफरेंस अलग करेंगे, डिवेंचर अलग सॉल्व करेंगे, इक्विटी अलग सॉल्व करेंगे। इक्विटी सिंपल है, इजी है, इक्विटी से स्टार्ट करता है, आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। सीधा गॉर्डन मॉडल लगाओ, इक्विटी निकालो। कैसे निकालना है? सबसे पहले जो जो चीज़ कैलकुलेट हो सकता है करते हुए चलो, जैसे जैसे कैलकुलेट हो सकता है करते। अब मैंने इतना G=B/R, ये फार्मूला ग्रीन में, ये ब्लू में, ये सब इतना किया है, आपको तो ना करना है। फटाफट फटाफट कैलकुलेटर में किया, छोटा में लिख लिया, G=A/ये, कितना आया निकाल लिया। समझ रहे हो? यस, आ जाओ। क्वेश्चन में क्या बोला था? ग्रोथ रेट निकाला। मैं सबसे पहले इक्विटी सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ। ग्रोथ रेट निकाला मैंने, G=B/R। G कैसे निकाला? G इज नथिंग बट B/R। B/R क्या? रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटेंशन रेशियो कहाँ दिया हुआ था? रेड से हाईलाइट करूंगा, ठीक है ना। 56% का रिटेंशन रेशियो का बात दिया हुआ था, दिख रहा है? यस, ये देखो 56% ऑफ इट्स रिटेन्ड अर्निंग्स, और 15% क्या था हमारा? रिटर्न ऑन इक्विटी। ऑफर रिटर्न ऑफ 15% टू द शेयर होल्डर। सिंपल निकाला, G=B/R, कितना आया? 8.4%। साथ साथ सुनते रहो फटाफट। अब D0 ऑफ द कंपनी क्या है? डिविडेंड एट 0 पीरियड। हमने जो D0 निकाला, करेंट डिविडेंड निकाला, वो कैसे निकाला? क्वेश्चन में दिया हुआ था ₹11। निकालने का दरकार नहीं पड़ा। ये देखो फटाफट से इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये दहा हमारा डिविडेंड ₹11 पर शेयर, ठीक है। नेक्स्ट D1 निकालो। D1 कैसे निकालेंगे? D0 इंटू ग्रोथ लगाया मैंने, D1 आ गया 11.924, कोई दिक्कत नहीं है। KE निकालो ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। सबसे पहले मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो ऑर्डिनरी शेयर्स का। कहाँ यूज़ करेंगे आगे समझ में आएगा, सुनते रहो प्लीज़। फिर KE निकालो ऑर्डिनरी शेयर्स का, वो कैसे आया? D1 आया हमारा, D1 आया 11.924 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G, हमारा आ गया 16.5%। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम आ गए D1 फॉर DVR।
D1 फॉर DVR शेयर्स। DVR शेयर्स में क्या बोला था क्वेश्चन, क्या बोला था, क्या बेनिफिट देंगे हम, 1.25 डिविडेंड देंगे ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो 1.25 लगाओ इंटू 11.94 इंटू 1.25 लगाओ, ऊपर आया था D1, उस पर बढ़ा दो, आ गया हमारा DVR का D1 14.905। कोई दिक्कत है, जो जो सम बोला करते हुए चल रहे बस। प्राइस क्या आया, प्राइस कैसे आया, प्राइस कैसे आया हमें पता है, गॉर्डन मॉडल लगाया हमने D1 बाय KE माइनस G डिविडेंड डिसीजन चैप्टर से। 14.905 इज व्हाट, D1 डिवाइड किया हमने व्हाट KE माइनस G। अब KE के लिए क्या बोला था, DVR के केस पे KE में क्या बोला, 50% प्रीमियम चाहिए, याद आ रही है, 50% प्रीमियम। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिक्वायर प्रीमियम ऑफ 50% ओवर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, इसलिए मैंने पहले क्या निकाला, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स का KE, उस पर 50% प्रीमियम लोड कर दिया। इधर देखो, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स का KE था ये, यस, इंटू 1.5 किया, 50% प्रीमियम लोड किया, माइनस किया मैंने G, हमारा आ गया 91.07 विच इज प्राइस फॉर DVR। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट विल बी द शेयर प्राइस विद DVRs, कितना आया 91.07, मार्क कर सकते हो। समझ में आ रही है, यस और नो बोलो। एक नंबर पार्ट हो गया, 2 नंबर मिल गया सर, समझ में आया, यस। आ जाओ नेक्स्ट। अब कैलकुलेशन ऑफ KD निकालो फटाफट, इजी इजी कैलकुलेशन ऑफ KD यूजिंग YTM, कैलकुलेशन ऑफ KP यूजिंग YTM बोला हुआ था। फटाफट YTM से निकाला, कैसे निकाला, कैश फ्लोज दिए हुए थे, कैश फ्लोज दिए हुए थे, आज 105 मुझे मिलना था, आज 105 KD दिखा रहा हूँ पहले फटाफट। प्रीमियम ऑफ 5% में मैंने इशू किया, तो मतलब मुझे आज मिला 100 + 5 105, और मेरा आउटफ्लो क्या होगा 110 एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, और पहले 5 साल तक 8 करके मेरा इन्फ्लो आएगा कैश का। सिंपल सिंपल एकदम सिंपल, 8 का पहला 5 साल तक, और फिर 110 5वें साल के एंड में। हिट किया मैंने पहले 10% पे, देन 8% पे, मैंने फिर इंटरपोलेट किया और मेरा आ गया KD 8.43%। अब ऊपर ढूंढ लो, KD 8.43% मिल गया, इसका आंसर है 8.43% ये वाले का। समझ में आ रहा है, यस और नो बोलेंगे, यस सर। नेक्स्ट KP के लिए सेम, KP कैसे निकलेगा, YTM से निकलेगा, कैश फ्लो से निकालना है, कैश फ्लो में डिस्काउंट में था 10%, सब कुछ 10 KP के केस में, तो 10% डिस्काउंट मतलब 90 हाथ में आया, 10 का मेरा 10 साल तक डिविडेंड जाएगा, और 110 प्रीमियम पे जाएगा लास्ट में 10 ईयर के एंड में। 10% से पहले हिट किया, 15% से बाद में हिट किया, कैलकुलेट किया, इंटरपोलेट किया, मेरा आंसर आ गया, मेरा आया 12.62, मेरा आया 12.62, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। सबसे क्लोजेस्ट आंसर क्या था, आ जाओ एक बार आंसर दिखाता हूँ, इस टाइप का सिचुएशन में एग्जाम में फेस करना पड़ सकता है। मेरा आया था 12.62, एक ऑप्शन था 12.37। अब हो सकता है इंस्टीट्यूट ने डिस्काउंट रेट और क्लोज लिया हो, मैंने 5% के गैप में लिया, अगर मैं इसे ले लेता 10% और 13% या 11% और 13%, तो और क्लोज आ जाता मैं 12.37 या उससे भी एक्यूरेट आंसर पे। समझ में आ रहा है, तो आपका डिस्काउंट रेट आप क्या लेते हो उससे बहुत मैटर नहीं करता, जितना लेकिन जितना बड़ा आप स्प्रेड लोगे, जितना ज़्यादा गैप लोगे, उतना आपका आंसर डेविएट कर जाएगा। समझ में आ रहा है, यस। और एक खास बात और, इंटरपोलेशन के केस में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट मुझे बताना है, कोई भी चीज़ हो, चाहे KD हो चाहे KP हो, कुछ भी अगर निकालना पड़े एग्जाम में, और निकालना पड़ेगा ही एग्जाम में, इंटरपोलेशन आए FM के एग्जाम में ऐसा होता नहीं है, चाहे इधर आए, चाहे कैपिटल बजटिंग में आए, चाहे कहीं भी आए। अगर आप फर्स्ट टाइम हिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम हिट करो, NPV आया 6.38 प्लस आया पॉजिटिव, सेकेंड टाइम उस रेट में हिट करना, आपका NPV आया नेगेटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही एक्यूरेट आंसर आने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट टाइम हिट कर रहे हो, NPV पॉजिटिव आए, सेकेंड टाइम हिट करो, ट्राई करो, NPV नेगेटिव आए, और फिर इंटरपोलेट करो। ICAI भी यही रिकमेंड करता है, स्टडी मटेरियल में भी यही दिया हुआ है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। अगर 10% से मैंने हिट किया, 6.38 आया पॉजिटिव, तो मैं कम रेट से हिट करूंगा ताकि मेरा आ जाए नीचे आंसर नेगेटिव। ये सिंपल सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें अपने को। आ जाओ, यहाँ तक हो गया, 3 सब पार्ट हो गए 5 में। कुछ भी टफ था अभी तक, बताओ सच सच बताओ, अभी तक कुछ भी टफ था? 10 नंबर में 6 नंबर तो मिल गया। सिंपल KD KP तो निकालना अपने को आता था, और DVR भी सिंपल लॉजिक से हमने किया, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा ध्यान देना अब, हाँ प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना।
अब हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ का कैलकुलेशन करना है। पहला कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ZCB निकाला। ZCB क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स का कैलकुलेशन कैसे होगा? टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट 9000 करोड़ था। कहाँ दिया हुआ है सर? स्टार्टिंग में दिया हुआ 9000 करोड़ का टोटल रिक्वायरमेंट है। ये रहा 9000 करोड़ का टोटल रिक्वायरमेंट है हमारा। हमारे पास रिजर्व्स में 2000 करोड़ ऑलरेडी थे। यस, तो हमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डिविडेंड से कितना लाना है? 7000 करोड़। हमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डिविडेंड से कितना लाना है? 7000 करोड़। सिंपल। अब क्वेश्चन में क्या बोला? टोटल कैपिटल का 40%। जो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, टोटल कैपिटल का 40% फिक्स्ड कॉस्ट फंड से बेसी नहीं होना चाहिए। हमारे फाइनेंस कंट्रोलर ने बोला था, फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने बोला था कि भाई टोटल कैपिटल का 40% से बेसी आप फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स ना, या कि प्रेफरेंस प्लस डिविडेंड में मत देना। तो मैंने क्या किया? 9000 जो टोटल था, 7000 पे मत करना, 9000 पे होगा टोटल। बार बार बोल रहा हूँ, उसका 40% हमारा 3600 करोड़ इन प्रेफरेंस प्लस डिविडेंड। अब डेट पोर्शन क्या हुआ? डेट पोर्शन के लिए बोला गया था कि 30% ऑफ टोटल, तो 9000 का 30% कर दो, 2700 करोड़ डेट। बचा हुआ क्या आएगा हमारा? ये जो 900 करोड़ आएगा क्या आएगा? प्रेफरेंस। वो आगे काम आएगा, ठीक है। जेडसीबीज 50% होने वाले थे सर। इतनी सारी चीजें, इधर आओ एक बार फटाफट, इधर आओ, इधर देखो। ZCBs, the company is skeptical of cash flows in the near term after deployment of 5G and therefore would issue the above stated debentures only to the extent of 50% of total debts and balance will be raised by ZCBs। तो जितना मेरे को डिबेंचर्स में एलोकेट करना था, आधा ZCB, आधा मेरा रिडीमेबल डिबेंचर्स। क्लियर है? तो वही मैंने किया। आ जाओ, वही मैंने किया। मुझे करना था 2700 करोड़ टोटल, 2700 से 1350 ZCB हो गया 50%। ZCB मिल गया 1350 करोड़, मतलब 1350 आज मुझे कैश इनफ्लो होगा 1350। ZCB का अपने को यूज़ करना है इन WACC कैलकुलेशन। ये अपने को स्टार्टिंग में अपने डिस्कस किया अपने। अब अगर WACC कैलकुलेशन में ZCB यूज़ करना है तो उसका कॉस्ट ऑफ डेट निकालना होगा। ZCB के केस में कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगा बताओ? ZCB के केस में कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगा? वही YTM अप्रोच लगाओ, निकाल लो फटाफट। देखो 1350 आज आ रहा था, कोई कूपन नहीं होता ZCB के केस में। 2250 का आउटफ्लो है आफ्टर 5 इयर्स। रिडीम करना है ना ZCB को हमें। 40% डिस्काउंट में इशू हुआ था। अरे 40% डिस्काउंट में इशू हुआ था। यस और नो बोलो, यस और नो बोलो प्लीज़। तो अब कैसे आएगा? तो 2250 1350 डिवाइडेड बाय 0.6 कर दो। 1350 डिवाइडेड बाय 0.6 कर दो, 2250 आ गया। 40% डिस्काउंट में इशू हुआ था। कहाँ लिखा था सर? क्वेश्चन में लिखा है, मैं अपने आप से तो ना बोलूँगा। आओ आओ इधर आओ। ZCBs which will be issued at discount of 40% and redeemed at par। मतलब 1350 जो आज है वो मुझे देना कितना है? बैक कैलकुलेट किया मैंने, डिवाइड किया 0.6 से, मेरा कितना है? 2250, जो मुझे 5 साल बाद देना। समझ में आया कैसे आया 2250? ये क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे सारे कंसेप्ट का प्रैक्टिस हो गया। आ जाओ, सीधा सीधा हिट एंड ट्रायल लगाया, कैलकुलेट किया, 10% पे लगाया, फिर 11% पे लगाया, इंटरपोलेट किया, 10.76% मेरा ZCBs का आ गया रेट। हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ो। कैलकुलेशन द कॉस्ट ऑफ लास्ट कैलकुलेशन, फिर WCC पे आएंगे। लास्ट राइट इशू के शेयर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। राइट शेयर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। P0 है 147, 15% हम क्या करेंगे? इससे डिस्काउंट में था 15%। ये रहा। राइट एंटाइटल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स टू बाय शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% टू द करंट एवरेज मार्केट प्राइस। तो 147 का 15% डिस्काउंट मारो, तो मैंने वही किया। तो मेरा प्राइस आ गया 124.95। के कैसे निकलता अपने को मालूम है? D1 बाई P0 प्लस G किया मैंने, मेरा आ गया के फॉर राइट इशू 17.94। समझ में आया ये स्टेप? सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई नई चीज़ नहीं हुई। बुक वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स कैसे आएगा? 9000 करोड़ का टोटल कैपिटल, 2000 का रिजर्व, 3600 डिबेंचर्स प्लस प्रेफरेंस। अभी जो टोटल बचा उसका 40% राइट होगा तो 1360 करोड़ राइट होगा, बाकी DVR होंगे। समझ में आ गया? यस।
आप WACC टेबल में लगाओ, सारा चीज़ को प्लॉट करो, सारे रेट्स आ गए, वेट्स निकाल लो, अकॉर्डिंगली ये वेट्स कैसे आएगा, इसके हिसाब से आएगा। और ये सारे कैलकुलेशन हमने ऊपर किया, WACC कैलकुलेट करो, आपका आंसर आएगा 16.11%। समझ में आया? 1360 कैसे आया वो डिस्कस किया। 1360 अगर ये आया तो DVR इसका बैलेंसिंग फिगर हुआ, बाकी का 60% हुआ इसका। DVR 2040, रिटेन अर्निंग्स 2000 करोड़ दिया हुआ था। प्रेफरेंस मैंने आपसे कहा 2700 900 3600 900 प्रेफरेंस हुआ, 2700 टोटल था, 50% ये वेट्स हुआ, 9000 करोड़ टोटल कैपिटल। कैसा लगा क्वेश्चन? कमेंट करके बताओ क्वेश्चन कैसा लगा सच्ची। कौन कौन ये कर पाया क्वेश्चन, ये भी बताना। 16.11% मेरा आ गया WACC। आप फटाफट MCQs मार्क कर लो। अब 2 MCQ बचे हैं हमारे। पहला 16.11% मार्क कर लो, और एक और क्या है 2040 हमारा वॉट DVR कितना का होगा 2040 कैसे निकाला मैंने, 60% से निकाला ना। यहाँ पे बैलेंस से फिगर 60% जैसे आपको करना हो इसका, इसको 60, ये 40% राइट है तो 60% DVR, तो ये 1360 प्लस 2040 करोगे तो टोटल इक्विटी का पोर्शन आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस और नो बोलो प्लीज़, यस और नो बोलो। हाँ सर, वेरी गुड। आ जाओ, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। आधी घंटा लग गया हमें इस क्वेश्चन में, आधी घंटा एक एक कंसेप्ट बता के लगा। अगर आप खुद से करते तो हाफ टाइम में कर लेते हैं, 15 मिनट से बेसी आपको क्वेश्चन 1 में लगता नहीं। अगर इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली वी डोंट एक्सपेक्ट सच अ क्वेश्चन टू कम इन क्वेश्चन 1 केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चंस में, MCQ का स्पेसिफिकली। बट अगर आ गया तो 15 मिनट से बेसी नहीं लगता आपको। अगर मुझे आधी घंटा एक एक चीज़ समझा के लगा, आप खुद अपने स्पीड पे करोगे तो 15 से 16 मिनट में आपका एक हो जाना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। टियागो लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी कंपनी। टियागो लिमिटेड के बारे में दिया है। हमारा क्वेश्चन 2 है। ये क्वेश्चन 2 किसका है? क्वेश्चन 2 किसका है? ये हमारा क्वेश्चन 2 है फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टियागो लिमिटेड के बारे में दिया है, इक्विटी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके बैटरी वैटरी से सब बनाने दो। There has been surge in demand for their products due to rising oil prices. Very good. The company was established 5 years ago. कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या करना है? With an initial capital of rupees 10 lakhs. 10 लाख से कंपनी 5 साल पहले बनी थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी। Since then it has raised funds by IPO. IPO क्या हुआ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO का सीजन चल रहा है इंडिया में। अभी हाईएस्ट IPO आया था लास्ट ईयर, पता है कि नहीं? 2024 में। फिनेंशियल न्यूज़ थोड़ा बहुत आप लोग रीड करो, नॉलेज लर्न करते रहो, उससे बहुत आपका ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट ग्रोथ होगा। सिर्फ बुक का ये सम सॉल्व होने से नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस, 1.6 ट्रिलियन रुपए उठाए गए थे IPO के द्वारा इस कैलेंडर ईयर में 2024। ये स्केल पे काम हुआ था IPOs में, और प्रोजेक्शन है कि ये जो 2025 ईयर है ये अमाउंट बढ़ के चला जाएगा 3 ट्रिलियन तक। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, वर्ल्ड में हाईएस्ट IPOs में इन 1 कैलेंडर ईयर। आओ, taking the total paid up capital to rupees 1 crore comprising of fully paid up equity shares of face value rupees 10 each. कोई दिक्कत नहीं है, इक्वी अपना उसका बात कर रहा, बोलो तो IPO का। The company currently has undistributed reserves. The company currently has undistributed reserves of rupees 60 lakhs. मार्क कर लो 60 lakhs को। The company has the following constant dividend payout policy of 40% of its earnings. Payout ratio 40%, retention ratio 60%. Retained earnings of the company are going to provide 20% ROE. ग्रोथ मिल गया हमें, समझ में आ रहा है? इंडिकेशन करंट EPS, दूसरा कलर से मार्क करो, करंट EPS के से कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? करंट डिविडेंड। समझ में आ रहा है? हिंट क्यों, करंट वर्ड क्यों यूज़ किया क्वेश्चन? ये आपको बताने के लिए कि आप इससे यूज़ करके जो डिविडेंड निकालोगे वो होगा करंट डिविडेंड। करंट डिविडेंड इज व्हाट? D0। कितना है? ₹20। एंड प्रीवेलिंग P रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इज 15x। P रेशियो से P रेशियो प्राइस बाय अर्निंग्स रेशियो का यहाँ क्या यूज़ आया? देखता चलो क्या यूज़ आएगा, मज़ा आ जाएगा ये क्वेश्चन में। एकदम चुन के क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है, सब आपको समझ में आ रहा होगा। The company wants to expand its capital base by raising additional funds by way of debt, preference and equity mix. कोई दिक्कत नहीं है, उसको रेज करना है। Company requires an additional fund of rupees 1 crore 20 lakhs
टारगेट रेशियो ऑफ ओन्ड टू बोरोड फंड्स इज 4:1। क्या होता है ओन्ड टू बोरोड फंड्स? ओन्ड टू बोरोड फंड्स क्या हुआ, सोच के बताओ क्या हुआ। पोस्ट द फंड रेजिंग एक्टिविटी कैपिटल गियरिंग इज टू बी केप्ट एट 0.4x। कैपिटल गियरिंग कहाँ रहेगा? 0.4x कैपिटल गियरिंग हमारा रहने वाला है। ओन टू बोरोड फंड्स क्या याद आ रहा है? प्रोप्राइटरी रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो हमारा टोटल एसेट्स यूज करता है, प्रोप्राइटरी फंड्स क्या यूज करता है कि हमारा कितना है डिवाइडेड बाय बोरोड कितना है। समझ में आ रही है? यस। द एग्जिस्टिंग, आगे सम का आंसर कराएंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर कुछ भी डाउट हो तो एक बार सॉल्यूशन देखना, पूरा क्लियर होगा। द एग्जिस्टिंग डेट मार्केट्स आर अंडर प्रेशर ड्यू टू ऑनगोइंग आरबीआई एक्शन ऑन द एनपीएस ऑफ द कमर्शियल बैंक। कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू चैलेंजेस इन रेजिंग द डेट फंड्स द कंपनी विल हैव द ऑफर ऑफ ₹100 फेस वैल्यू डिवेंचर्स एट एन अट्रैक्टिव यील्ड ऑफ 9.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यील्ड का बात यहाँ दिया हुआ है 9.5%। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लो, इस चीज़ को यहाँ पे स्टार कर सकते हो। कूपन रेट है 8% का और टू द इन्वेस्टर्स इशू एक्सपेंसेस 4% ऑफ द प्रोसीड्स। कोई दिक्कत नहीं है सब चीज़ में। प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू 1000 100 नहीं है 1000 है। डिविडेंड 10% है। द प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीम बाय द प्रीमियम ऑफ 10%, 10 ईयर्स के लिए है। ये सब चीज़ अपने को आप एक्सपर्ट हो गए हैं। डिवेंचर्स विल बी रिडीम्ड सेम टाइम में। डिवेंचर्स ऊपर डिवेंचर्स का कभी भी पीरियड ऑफ मैच्योरिटी नहीं दिया था, यहाँ 10 ईयर्स दे के दोनों को बात लिख दिया छुपा के, तो डिबेंचर्स का भी 10 ईयर्स है, ठीक है। सीएफओ ऑफ द कंपनी इज इवैल्यूएटिंग द सीएफओ भाई क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं हमारे? इज इवैल्यूएटिंग अ न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी टू इन्वेस्ट इन द, ठीक है। द टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 7 years। इट विल जनरेट अ टैक्स मार्जिनल ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ ₹25 lakhs पर एनम और मार्जिनल टैक्स रेट है 27%। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे खुद से प्लीज़। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो वेरी वेरी गुड, यू आर अ गुड स्टूडेंट। आप वीडियो पॉज करो, खुद से प्लीज़ एक बार ट्राई करो। एक बार आपको फुल स्क्रीन दे दे क्या? क्विकली फुल स्क्रीन दे दे, आओ एक बार ये क्वेश्चन रीड कर लो खुद से। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे अपने इसको? आ जाओ, मैं आ जाता हूँ स्क्रीन में। अपने सॉल्व कैसे करेंगे इसे वो समझो। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, इसका सॉल्यूशन अपने को कैसे करना है। आपसे हुआ तो वेरी गुड, नहीं हुआ कुछ दिक्कत हो तो एक बार सॉल्यूशन देख लो। सिंपल है, सिंपल है। हर क्वेश्चन का ना कुछ हल्का सा ट्रिक, एक तरीका होता है करने का। वो प्रैक्टिस के संग अपने डेवलप होते हैं कि कोई क्वेश्चन को या कोई नया क्वेश्चन को भी आ जाए तो अपने कैसे उसे टैकल करें। समझ है? वही खेला है, बस प्रैक्टिस का ही बस खेला है सारा। जितने प्रैक्टिस अपने करेंगे उतने एफिशिएंट, उतने अच्छे बन पाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है सबसे पहले? what is the which of the following is the best estimate of cost of equity for Tiago Limited? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बेस्ट एस्टिमेट बोला है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालने बोला है अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजर फॉर इशू प्राइस का बात किया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का बात किया है और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बात किया। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक मेरे हिसाब से आपके इस एग्ज़ाम्स के लिए, जनवरी 25 एग्ज़ाम्स के लिए मेरी प्रेडिक्शन है कि कोई पे कुछ ना कुछ तो टॉपिक आएगा, कहीं ना कहीं ये टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन आने का हाई प्रोबेबिलिटी है। बहुत टाइम से पेंडिंग है, चाहे एमसीक्यू में आ जाए चाहे आपका डिटेल क्वेश्चन भी आए। मैंने इस सबको कैसे अप्रोच किया? मैंने सबसे पहले निकाला केडी। सबसे पहले केडी निकालो। आप लोग एग्जाम में क्या करो? सबसे पहले केडी निकालो। केडी का मैंने फॉर्मूला दे दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको एग्जाम में थोड़ा ना फॉर्मूला लिखना, आपका एमसीक्यू है। केडी का फॉर्मूला अपने को पता है, इंटरेस्ट इंटू 1 - t प्लस आरवी माइनस एनपी बाई एन डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी बाई 2, ठीक है। नाउ एनपी कैसे आएगा इस क्वेश्चन में? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ट्रिक ये, सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में यही था। सर बाकी सब तो ठीक है, इंटरेस्ट का डेटा दिया हुआ है, टैक्स का डेटा 27% दिया हुआ है, मान लो इंटरेस्ट का बाद दिया हुआ है कूपन रेट 8%, बट सर फेस वैल्यू दिया हुआ है, बट सर एनपी कैसे आएगा? इस क्वेश्चन में एनपी निकालने के लिए हिंट क्या था जो मैंने स्टार करवाया आपको? ये यील्ड दिया हुआ था 9.5% का। ये जो 9.5% का यील्ड है, 9.5% का यील्ड है, इससे यूज़ करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपी, नेट प्रोसीड्स कैलकुलेशन। कैसे होगा? ये यील्ड को यूज़ करके। क्या किया मैंने? इधर देखो, 8 कूपन था हमारा, 8 रुपये का इंटरेस्ट था, इंटू PVAF 9.5% कॉमा 10,
9.5% कॉमा 10 PVF, क्योंकि 8 करके 10 साल तक आएगा, 10 साल तक आएगा। और नेट प्रोसीड्स के लिए हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने क्या माना है 9.5%। PVIF 100 इंटू PVIF 9.5% कॉमा 10, लाख 10 साल बाद जो 100 होगा उससे आज डिस्काउंट कर लो PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये दोनों को ऐड किया मैंने, क्या आ गया 90.58, दिस इज माय NP। ये सबसे बड़ा ट्रिक था, ये सबसे बड़ा इस क्वेश्चन में वो क्या बोलते हैं हमें से हिडन पॉइंट था, जो इस क्वेश्चन को नॉर्मल स्टूडेंट जो ये वाला चीज़ नहीं जानेगा, अट्रैक्टिव फील्ड वाला, वो ये क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाएगा, नहीं कर पाएगा। ये वाला चीज़ अपने को ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। अब पुट करो KD निकाल लो, पुट की सारा चीज़ को KD निकाल लो। 4% का डिस्काउंट बोला हुआ था क्वेश्चन में, बोला था 4% डिस्काउंट ऑन इश्यू। इधर आओ, ये रहा 4% ऑफ द प्रोसीड इश्यू एक्सपेंसेस दिया हुआ था, प्रोसीड्स का 4%, डिस्काउंट नहीं इश्यू एक्सपेंसेस बोल सकते हो उसे। टैक्स रेट पता है, 8 का कूपन पता है, 100 एट पार पता है, ये अभी हमने निकाला। 10 ईयर्स पता हुआ है, सिर्फ जिसको यहाँ लिखा, कैलकुलेट किया 7.64%। पहला एक पार्ट का क्वेश्चन हो भी गया 7.64%, कोई एक पार्ट का आपका आंसर आ भी गया, कॉस्ट ऑफ ये रहा, ठीक है। यस, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ KP करो, क्वेश्चन में बोला इजी सा है, पुट करो, सारे चीज़ दिए हुए है। 9.77%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी सा था। 9.77% आपका आ गया होगा KP, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ KE। KE कैसे निकालेंगे? KE के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ग्रोथ रेट निकाला, सबसे पहले G निकालो, सबसे पहले KE निकालना हो, गॉर्डन मॉडल हो तो G निकाल लो सबसे पहले। कैसे निकाला? B इंटू R किया, ग्रोथ रेट आ गया, 40% पे आउट होता, 60% टेंशन रेशियो। D0 कैसे आएगा? 20 इंटू 40% इज इक्वल टू रुपीज 8 इज D0। वाई? बिकॉज करेंट EPS बोला हुआ था। D1 कैसे आया? उस पर ग्रोथ रेट चढ़ा दो 8.96। नाउ हाउ टू कैलकुलेट प्राइस, उसके लिए अपने यूज करेंगे वो PE रेशियो। प्राइस बाय अर्निंग्स इज इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अर्निंग्स 20 दिया हुआ है, प्राइस आ गया 300। समझ में आया? यस। आप KE निकालना, आपके बाएं हाथ का खेल है, KE निकालो 14.99%, ये आपका एक पार्ट का आंसर भी है। रेड में कर ले, मैंने क्या किया, रेड में आंसर्स, ग्रीन में फॉर्मूलाज, ब्लू में नॉर्मल राइट अप। 14.99%, चलो डन, पहला 2 पार्ट डन। KP का आंसर क्या था? 9.77%, 3 पार्ट डन, 2 पार्ट बचे 4 नंबर के। आओ नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ MCC मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा? ये क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन का, MCC कैलकुलेशन। करंट इक्विटी दिया हुआ है कितना? 1 करोड़ प्लस 60 लाख का रिजर्व का बात किया था, 1 करोड़ 60 लाख। एडिशनल फंड्स कितना चाहिए? इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट क्या है? 2 करोड़ 80 लाख। प्रोजेक्ट का 2 करोड़ 80 लाख टोटल कॉस्ट है, बिकॉज द कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड इट्स कैपिटल बेस बाय रेजिंग 1 करोड़ 20 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख प्लस 60 प्लस आपका ऑलरेडी 1 करोड़ था, ये रहा 1 करोड़ प्लस 60 प्लस 1 करोड़ 20 लाख। तो टोटल फंड्स आप बोल सकते हो 2 करोड़ 80 लाख। तो 2 करोड़ 80 लाख अगर टोटल है तो एडिशनल कितना चाहिए? 1 करोड़ 20 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ ये 0.4 हमारा कैपिटल गियरिंग कैसे यूज होगा? कैपिटल गियरिंग 0.4 कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग क्या हुआ? ये कैपिटल गियरिंग जो 0 पॉइंट है ये क्या हुआ? सॉरी, हाँ ये देखो, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल गियरिंग क्या होता है? जो हमारा बोरोड फंड्स है, क्या क्या मान लो, इक्विटी प्रेफरेंस प्लस डिवेंचर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस शुड बी 0.4। अब अगर मान लो मेरा 280 का या 2.8 करोड़ का टोटल कैपिटल है, उससे अगर मैं इक्विटी माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा? मेरा आएगा प्रेफरेंस प्लस डेट, डिवाइड मैंने कर दिया उसे इक्विटी से, इक्वेट कर दिया 0.4 से, मेरा इक्विटी आ गया 2 करोड़। समझ में आया? अब अपने क्या कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ डिबेंचर को मैंने x मान लिया, 2 प्लस 0.8 माइनस x बाई x इज इक्वल्स टू 4। ये क्या है? बोरोड फंड्स वाला जो बात लिखा है, ओन फंड्स बाय बोरोड फंड्स वाला रेशियो। इधर आओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोप्राइटरी सॉरी ये रहा, ओन टू बोरोड फंड्स, 4:1 दिया हुआ है। ओन टू बोरोड फंड्स जो जैसे रेशियो बोला वो ले लो, 4:1 ओन टू बोरोड फंड्स। आओ उसे मैंने पुट किया यहाँ पे,
ये वाला इंफॉर्मेशन था, एक्स लिया मैंने इससे एक्स, तो एक्स लिया मैंने डिबेंचर्स को, तो मेरा क्या आ गया, डिबेंचर का वैल्यू 56 लाख। तो 10 प्रेफरेंस का वैल्यू कितना बचा, 80 में से 56 हटा दो, 24 लाख। एमसीसी टेबल में प्लॉट करो पूरा चीज़ को, आपका आ गया। एमसीसी टेबल में ध्यान रखना एडिशनली क्या चाहिए, 40 लाख ये, 24 लाख और ये 56 लाख, जो एडिशनल है 80 लाख उसका बात हो रहा है। सॉरी, एडिशनल जो 1 करोड़ 20 लाख है उसका बात है, 80 लाख तो ये दोनों मिला के है। तो एडिशनल जो आपका 1 करोड़ 20 लाख है उसमें 40 लाख इक्विटी हमने कैलकुलेट किया, 24 डेट, 24 प्रेफरेंस एंड 56 डेट हमने कैलकुलेट किया, उसे पुट करो, वेट्स दो अकॉर्डिंगली, आपका ये अपने ऊपर कैलकुलेट किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एमसीसी आ गया 10.52%। समझ में आया कैसे हुआ कॉस्ट सम? इजी है, कोई चीज़ था क्या इसमें, कुछ डिफिकल्टी थी क्या? इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स हमने पहले ही निकाल लिया 90.58। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस, आगे बढ़े? हाँ, कोई डिफिकल्टी? नो। आ जाओ। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आफ्टर टैक्स ऑफ आफ्टर द हेल्प ऑफ सी ए आनंदा, CFO of AHF लिमिटेड, टू अंडरस्टैंड द वेरियस सिनेरियोज। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना है पूरा क्वेश्चन में, ये तो इजी क्वेश्चन, आओ कुछ नहीं है, ये आप लोग कर सकते हो, इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल टिपिकल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन है, सिनेरियो बदल बदल के हमें क्वेश्चंस करवा रहे हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। डिबेंचर इशूड एट पार होगा तो क्या होगा, 10% डिस्काउंट में होगा तो क्या होगा, 2% ब्रोकरेज लगेगा, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट 2% होगा, और इशू पार पे होगा तो क्या होगा, डिबेंचर्स इशू 10% प्रीमियम है तो क्या होगा, मार्केट प्राइस 120 एंड रिडीम्ड एट पार है तो क्या होगा। सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको होगी नहीं, ये आप कर सकते हो खुद से। एक बार क्वेश्चन देख लो, बस एक सेकंड में क्वेश्चन देख लो, मैंने बगल बगल में सॉल्व कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई इसमें करने में असुविधा हो तो आप आंसर्स को रेफर कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लेके आया हूँ, बहुत हेल्प होगा आपको। आपने फ़ोटो खींच लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, वीडियो पॉज कर लिया, सम प्लीज़ ये वाला सॉल्व करो, अलग अलग सिनेरियोज में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपने, ये क्वेश्चन में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन, रेशियोज का क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया रेशियोज। क्वेश्चन 1 जनरली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, लेकिन क्या पता एमसीक्यूज में दे दे 10 नंबर का रेशियो। जनरली 5 से 6 नंबर का, 5 नंबर का ही जनरली क्वेश्चन 1 कंपलसरी क्वेश्चन में रेशियो आता है बैलेंस शीट बनाने का, लेकिन 10 नंबर का एमसीक्यू दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं रेशियो से कुछ कुछ पार्ट लिंक हो जाते हैं, बताओ तो किससे, वर्किंग कैपिटल वाले पोर्शन से भी, तो मिक्स मैच करके 10 नंबर का एक एमसीक्यू बन सकता है। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका नया मटेरियल में भी है। आरएनओसी लिमिटेड, आरएनओसी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड हैज बीन फेसिंग अ कैश क्रंच। ओ माय गॉड, दुखद सिलसिला चल रहा है। द सीएफओ इज ऑफ द व्यू that is of the opinion that the excess stock maintained as per the instructions of the management of the company is the reason for cash crunch। excess stock की वजह से cash crunch हो रहा है, स्टॉकिंग बेसी हो रही है कंपनी की, इसलिए उसका cash crunch हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। However, the management states that its product lines are required larger amount of inventory due to greater variety of product line and customer may ask for any type of product। बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास, इसलिए उसे स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ता है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। To maintain competitive advantage, the company should be able to cater the customer needs as and when required। ये सब अपने को सिर्फ ज्ञान दिया है, अपने को नंबर से मतलब है, अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट FN है, FM है, अपने को नंबर्स के संग खेलना है, नंबर्स के संग अपने को सम को सॉल्व करनी है। The management is highly critical of the collection team। The management is highly critical of the collection team as the management feels that they are not collecting the receivables within the time as per the industry standards। मतलब अगर मान लो आपका 120 डेज का पीरियड रहता है डेटर्स का, एग्जाम्पल है इंडस्ट्री में, तो इस कंपनी को हो सकता है ज़्यादा लग रहा है, एग्जाम्पल 180 डेज, वैसा चीज़ सिनेरियो आगे क्वेश्चन और डिटेल में बताएगा। आ जाओ काम की बात में, अब सीधा अपने को इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पीएल बना के दिया है, पीएल बना के दिया इस क्वेश्चन में, बैलेंस शीट भी बना के दिया है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन पीएल भी बना के दे रहा है, क्वेश्चन बैलेंस शीट भी बना के दे रहा है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का जो बात था वो दे दिया पहले। अब कंपनी का खुद का स्टैंडर्ड्स, कंपनी हैज सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर स्टेटस, सेट सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर द अपकमिंग ईयर फाइनेंशियल स्टेटस। सारे रेशियोज का बात यहाँ पे दिया हुआ है, कंपनी का खुद का स्टैंडर्ड्स।
सब पार्ट दिए हुए, आपको सॉल्व करना है एक एक फटाफट फटाफट फटाफट। प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा? प्रोजेक्टेड मतलब जो वो अपकमिंग ईयर का बात कर रहा है, इसको यूज करके आपको NWC निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज विदाउट वेदर द असर्शन ऑफ द CFO इज करेक्ट और नॉट, वो निकालना है। ये सब सारे कैलकुलेशंस है। कैसे करेंगे? इधर देखो प्लीज, एक बार इधर देखो, मेरे संग देखो, क्वेश्चन को विजुअलाइज करो, थोड़ा सा ऊपर कर ले। हाँ, सिर्फ इतना डेटा देखो, उससे आपका काम बन जाएगा। एक बार इतना डेटा देखो, काम बनेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे निकाल के दो NWC। NWC क्या हुआ? नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स निकालना है अपने को, सिंपल। एक बार बैलेंस शीट देख ले, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स का आइटम क्या है? बैलेंस शीट में करंट एसेट्स का आइटम है इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड बैंक। कोई दिक्कत नहीं है। कैश एंड बैंक का तो सेम फिगर दे दिया, अज्यूम टू बी रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एक पार्ट डन। मेन बचा इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स इक्वल्स टू 1, NP रेशियो, GP रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो दिया 0.5, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। अब दे दिया डेटर टर्नओवर और इन्वेंट्री दे दिया 70% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री भी आ गया। जो इस बैलेंस शीट का क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये 38,60,000, इसका 70% इज द इन्वेंट्री फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओपनिंग इन्वेंट्री क्यों हुआ? बिकॉज अगले साल के लिए इस साल का क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इन्वेंट्री इज द ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर द करंट ईयर। वही लॉजिक है, समझ में आ गई? मतलब अगर मैं डेटर निकाल लूँ तो मेरा करंट एसेट निकल जाएगा। डेटर निकालने के लिए क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स। डेटर निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्स। यस और नो? यस। डेटर टर्नओवर रेशियो अपने क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स, एवरेज डेटर्स। अब क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा? यूजिंग दिस NP रेशियो, GP रेशियो यूज करके, NP बाय सेल्स इंटू 100, GP बाय सेल्स इंटू 100। NP रेशियो के लिए नेट प्रॉफिट चाहिए। लिंक करवा रहा हूं, बस दिखा दूंगा आंसर। सर इतना देर से आप बोले जा रहे हो, सुनो, बस सुनो। सुनने से, ध्यान से सुनने से आधा काम बन जाता है। NP रेशियो निकालने के लिए नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? अब लिंक समझ में आया? कड़ी से कड़ी हम जोड़ते गए। अगर NP रेशियो में कैसे तैसे निकाल लूं तो मैं पूरा सम बना सकता हूं, मैं करंट एसेट्स बना सकता हूं। करंट लायबिलिटी पे आते हैं। अब NP रेशियो कैसे आएगा? NP रेशियो कैसे आएगा? बताओ NP रेशियो कैसे आएगा? समझो क्वेश्चन में क्या हिंट दिया है, कहीं पे ढूंढो। जो बच्चे ढूंढ पा रहे वेरी वेरी गुड, बट अगर कहीं पे किसी को तकलीफ हो रही है, बस सुनो अब मेरी बात। क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स इक्वल्स टू 1। इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स इक्वल्स टू 1। ऊपर आए, कैपिटल हमारा बैलेंस शीट आइटम है, ये चेंज नहीं होता अगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता तो 30 लाख का कैपिटल अगले साल भी 30 लाख रहेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस भी 30 लाख हो गया, 18 लाख से बढ़ के 18 लाख का रिजर्व, मतलब ये मैं रिटेन अर्निंग्स अब है 18 लाख, वो बढ़ के अब मेरा हो गया 30 लाख। 18 लाख बढ़ के हो गया 30 लाख। अच्छा, एक ये सिंपल अकाउंट्स, हाँ, मतलब एक आप बोलोगे सर क्या बच्चे जैसे बातें करो, लेकिन एक क्लियर, किसी को डाउट हो तो भी क्लियर हो जाए। ये 18 लाख का रिजर्व में, ये 18 लाख का रिजर्व में, ये 18 लाख का रिजर्व में, ये 17,12,000 का, 17,12,000 का नेट प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। 17,12,000 लेस टैक्सेस किया 4,28,000 क्वेश्चन में दिया हुआ, अपने को उससे रिलेवेंट नहीं। 12,84,000 इज व्हाट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है, वो हमारा रिजर्व्स में जुड़ा हुआ है 18 लाख में। ये 12,84,000, दिस इज द नेट प्रॉफिट, सॉरी दिस इज द नेट प्रॉफिट, ये आपके रिजर्व्स में जुड़ा हुआ है। अब आप इसको यूज़ करो, वही लॉजिक को यूज़ करो, तो 18 लाख से बढ़ के अगर 30 लाख हो गया तो 12 लाख इज व्हाट? आवर नेट प्रॉफिट। अब आ जाओ, अब आप क्वेश्चन कर लोगे, अब आंसर दिखाता हूँ। शेयर कैपिटल बाय रिजर्व एंड सरप्लस इज 1, देयरफॉर रिजर्व एंड सरप्लस इज 30 lakhs। रिजर्व एंड सरप्लस फॉर लास्ट ईयर इज 18 lakhs। नेट प्रॉफिट फॉर द प्रोजेक्टेड ईयर कितना हुआ? 12 lakhs। समझ में आ गया? अब तो इजी सा क्वेश्चन है, सेल्स आ गया 12 lakhs बाय 15% इज व्हाट? 80 lakhs। 12 लाख इज व्हाट? सेल्स इज 12 लाख बाय 15%। कैसे किया मैंने?
कैसे किया मैंने, 12 लाख वॉज द नेट प्रॉफिट, डिवाइड कर दूं सेल्स तो आएगा मेरा एनपी रेशियो, एनपी रेशियो को इक्वेट करो, सेल्स इधर करो, एनपी रेशियो को इधर करो, तो आपका आ गया 80 लाख का सेल्स। अब तो डेटर्स निकालना बड़ा ही आसान है, डेटर डेज दिया 100। अभी क्वेश्चन में एक चीज़ है, यहाँ वर्ड यूज़ किया डेटर टर्नओवर, यहाँ वर्ड यूज़ किया डेटर टर्नओवर। अपने को पता है डेटर टर्नओवर रेशियो इज एक्सप्रेस इन व्हाट टाइम्स, एंड दैट इज कैलकुलेटेड एज हाउ, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, yes or no? Yes. But if the question has stated debtor turnover as days, we will consider it as debtor days only, collection period only. समझ रहे हो, मतलब इसमें तू तरह का आर्ग्यू मत करना, ऐसे टर्नओवर वर्ड यूज़ किया है, ऐसे ऐसे नहीं होता। टर्नओवर वर्ड यूज़ किया लेकिन इक्वल्स टू 100 डेज दिया है, तो आपने मान लो वो डेटर डेज बोल रहा है, डेटर टर्नओवर रेशियो नहीं बोल रहा। क्लियर है? अब अगर डेटर डेज 100 है तो डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना अपने को आता है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 365 डिवाइड कर दो उसे 100 से, आपका आ गया डेटर टर्नओवर रेशियो विच इज़ 3.65 टाइम्स। अगर 360 से करना है तो 3.60 टाइम्स। सिंस ये एमसीक्यू आप दोनों तरीके से करके देख सकते हो कि राइट आंसर किस में है। एग्जैक्ट आंसर 360 मान के किया इंस्टीट्यूट ने कि 365 मान के। समझ में आ गया? आओ, हाँ या ना बोलेंगे प्लीज़, हाँ या ना बोलेंगे। अब मैंने क्या किया, सिंपल वही चीज़, डेटर्स निकाला मैंने, 80 लाख डिवाइडेड बाय 3.65, मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो डिवाइड किया, इतना का डेटर। इन्वेंट्री 70%, 70% इन्वेंट्री निकालो। इन्वेंट्री कैसे आया, क्लोजिंग इन्वेंट्री का 70% इंटू करो, आपका आ गया इन्वेंट्री विच इज़ 27,02,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज अगेन 50% कैलकुलेटेड। 50% ग्रॉस प्रॉफिट कैसे, 80 लाख का था सेल्स, 80 लाख का सेल्स था, यस और नो बोलो। यस सर, कहाँ निकाला आपने सेल्स, ये रहा हमारा सेल्स 80 लाख, इसका 50% इज ग्रॉस प्रॉफिट, दिस विल गिव अस ग्रॉस प्रॉफिट। अब इधर देखो ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 50%। समझ में आ रही है? यस। अब इससे मैंने यूज़ किया कहाँ पे पता है, COGS निकालने में। COGS कहाँ यूज़ होगा, अब हम आ गए क्रेडिटर्स में, हमारे करेंट लाइबिलिटीज़ में आ गए, क्रेडिटर्स निकालने में हमने COGS यूज़ किया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था क्रेडिटर्स को COGS पे वैल्यू किया गया है। अब क्रेडिटर्स कैसे आया, COGS इज व्हाट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज COGS, COGS डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज क्रेडिटर्स। तो सेम तरीके से हमारा आ गया क्रेडिटर्स विच इज़ 10,95,890। क्लियर? अब तो इजी सा हो गया क्वेश्चन, सारा डिटेल है, करंट एसेट्स निकालो सारों को जोड़ के। एक चीज़ का ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया हुआ था लास्ट ईयर का, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी करंट एसेट्स दिया हुआ था 3 लाख, शॉर्ट टर्म लोन्स वॉज करंट लायबिलिटीज 13,80,000। यस और नो? यस। इन दोनों को भी अपने को कंसिडर करना है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ में, तो वही मैंने किया। करंट एसेट्स में 3 लाख, करंट लायबिलिटीज में 13,80,000। सिंस ये बैलेंस शीट आइटम है तो सेम एज इट इज़ मैंने अज्यूम कर लिया। तो मेरा वर्किंग कैपिटल कितना है, नेट वर्किंग कैपिटल आया 29,47,891। अब मैंने क्या लिखा नीचे, ग्रीन से मैंने क्या लिखा देखो तो, ICI ने उनके सोल्यूशन में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म लोन्स को नहीं कंसीडर किया एज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करेक्टली, सही तरीका, सही अप्रोच क्या होना चाहिए कि वो कंसिडर होने चाहिए थे, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब अगर नहीं किया है उसे कंसिडर तो कोई बात नहीं, आपको MCQ क्वेश्चन है ये, अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको ऑप्शन में ये आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आए तो एग्ज़ाम में आप ये वाला चीज़ एक्सक्लूड करके एक बार ध्यान रखना। अब दिस इज़ अ मिस्टेक, अब उसको जस्टिफाई जैसे भी अपने कर ले, बट ये एक मिस्टेक है मेरे हिसाब से, तो आपको एग्ज़ाम में ये ऑप्शन आना चाहिए। नहीं आया तो प्लीज़ एक बार ध्यान रखना, इस टाइप का चीज़ एक्सक्लूड करके ट्राई कर लेना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म लोन्स, आपका आंसर ये बन जाएगा। मैंने दोनों चीज़ लिख दिया, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो, कैसे निकलता, COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 1.979 टाइम्स, इन्वेंट्री डेज उससे आ गया 185 डेज, और ये क्या है, हायर है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। सारा कैलकुलेशन हो गया। अब आ जाओ, कहाँ यूज़ करेंगे सारे चीज़। 4027 हमने कैलकुलेट किया वर्किंग कैपिटल,
185 डेज हमने कैलकुलेट किया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन डेज। उसके बाद व्हाट इज द एक्सपेंस, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंस नीड्स टू इंकर फॉर अर्निंग ₹1 ऑफ रेवेन्यू इन द लास्ट ईयर। इसके लिए क्या यूज़ होगा मालूम है, ऑपरेटिंग रेशियो। लास्ट ईयर का बात किया मतलब जो बैलेंस शीट बनाया हुआ था, पीएल बनाया हुआ था, उसी को यूज़ करना है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या बोलता है कि क्या खर्चा चाहिए, क्या खर्चा लगना चाहिए ₹1 का रेवेन्यू जमा करने के लिए। तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज द टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स गिव्स अस ऑपरेटिंग रेशियो। उससे पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। उससे पुट के और सारे फिगर्स के ऊपर से आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड वेदर द असर्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज करेक्ट। रिसीवेबल्स टर्नओवर कैसे निकालेंगे, 1,25,00,000, 1,25,00,000 से मैंने डिवाइड कर दिया, क्या कॉमा लगा दे आपके लिए, आ जाओ। 1,25,00,000 से मैंने डिवाइड कर दिया 39,97,000, ये मुझे क्या देता है, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ये मुझे कैसे देगा, 1,25,00,000 डिवाइडेड बाय 39,97,000। ये कैसे आया, ऊपर आ जाओ अब। 1,25,00,000 का सेल्स। अगर क्वेश्चन ने प्रोजेक्टेड ईयर का बात नहीं किया तो मान लेना वो सारा करंट ईयर का ही बात कर रहा है। 1,25,00,000 का सेल्स, अब 3,97,00,000 हमारा रिसीवेबल्स। समझ में आया, इजी है, अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 2 मेन ट्रिक था क्वेश्चन को मैंने बता दिया। अब प्रोजेक्टेड लॉन्ग टर्म डेट वगैरह आप निकाल सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन में दिया हुआ था 30 लाख बाय 0.5 60 लाख, ये क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ, आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन में किया था कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वहाँ बच्चों को तकलीफ हो सकती है, तो वो मैंने डिस्कस करा दिया। बाकी ठीक है, आगे आ जाओ। डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन फटाफट, चलो डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन फटाफट। मेरे हिसाब से डिविडेंड डिसीजन का इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने चाहिए। प्रीवियस टर्म में सितंबर एग्जाम में डिविडेंड डिसीजन ICI एक्सक्लूड कर गया, भूल ही गया क्वेश्चन देना। तो इस बार एक क्वेश्चन तो गारंटीड है डिविडेंड डिसीजन से आना। MTP का जो क्वेश्चन है ज़रूर करके जाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिविडेंड डिसीजन का, ठीक है ना। हमारा वीडियो भी हमने बनाया है, उसमें भी वो क्वेश्चन सॉल्व्ड है। आ जाओ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड। सर सबसे पहले क्वेश्चन तो पढ़ा दो, आ जाओ। ये सब चीज़ सिर्फ ज्ञान दिया हुआ है, अपने रिलेवेंट नहीं, नंबर्स जहाँ सीधा वहीं से स्टार्ट करते हैं। KGF रॉकी भाई, KGF केमिकल्स लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर लास्ट ईयर। सामने से दीजिए D0 = 2, थैंक यू सो मच। नहीं देता अपने तो भी वो D0 ही मानते। मैनेजमेंट फेसेस द क्रूशियल डिसीजन ऑफ बैलेंसिंग डिविडेंड पे आउट्स विद री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू सस्टेन ग्रोथ एंड मीट शेयरहोल्डर्स एक्सपेक्टेशन। अपने को सबसे कोई रेलेवेंस ही नहीं है, ये सब चीज़ अपने को कोई रेलेवेंस नहीं है। ऊपर का एक लाइन रह गया सर, सॉरी सर, ऊपर का एक लाइन रह गया हमारा। एक चीज़ देख लो, कंपनी का ग्रोथ रेट रहा है 14% नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए रहेगा, और फिर ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाएगा 7% इनडेफिनेटली। एकदम टिपिकल DDM का क्वेश्चन, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का टिपिकल क्वेश्चन है ये। MTP में भी था, दोनों MTP में थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे भी आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, 12% रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इंपॉर्टेंट कुछ है क्वेश्चन में, चलो सीधा सम कर दे क्या। एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालना, अब आप कर सकते हो। एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकाल दो फटाफट। 2 एट द एंड ऑफ 4th ईयर, एट द एंड ऑफ 4 ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालना है। ₹2 D0 है, 14% का ग्रोथ रेट है 4 साल तक, तो 1.4 to the power 4 इंटू 1.4 to the power 4 इंटू 2 करो, और उस पर आप क्या लोड करोगे 1.07, सॉरी 2.2 1.4 to the power 4 करोगे, तो आपका आएगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ 4th ईयर। ईजी है ये, सिंपल। ₹2 का D0, 14% इज द ग्रोथ रेट फॉर द 4 ईयर्स, तो 1.4 to the power 4 करो इंटू 2 D0 इंटू करो, हमें आ गया डिविडेंड एट द एंड ऑफ 4th ईयर। सिंपल, 3.37। नेक्स्ट, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ 4th ईयर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ 4th ईयर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सोचो पहले प्लीज, एक बार सोचो, एक आंसर ढक देते हैं। चलो सर हाथ हटाओ, लो हाथ हटा दिया। प्रेजेंट, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ 4th ईयर। एक बार सोचो आप लोग कैसे करोगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है
ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। पहले फोर्थ ईयर के एंड का प्राइस निकाल लो, उसे डिस्काउंट करके आज का दिन में ले आओ, प्रेजेंट वैल्यू आ गया। यस, मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कैसे निकलेगा? 4 ईयर के बाद इनडेफिनेट पीरियड का ग्रोथ स्टार्ट हो गया, मतलब परपेचुइटी। परपेचुइटी को यूज करो, आंसर आ जाएगा। कैसे? इधर देखो, अब हमारा ये डिविडेंड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर था, इस पे हमने वापस ग्रोथ रेट लगाया 4 से 5th ईयर का 1.07, डिवाइड किया के माइनस जी। डिविडेंड रेट्स का मॉडल कैसे करते हैं अपने? 12% इज द रिक्वायर्ड रेट, 7% इज द ग्रोथ रेट, किया कैलकुलेट। अब ये जो 72.28 आया उससे प्रेजेंट वैल्यू आज कर लो तो आपका आ गया आंसर 45.97, सिंपल। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टुडेज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। आज का मार्केट प्राइस, टिपिकल डीडीएम क्वेश्चन हो, एक एक साल का लगाते चलो, 2 इंटू ग्रोथ रेट डिवाइड कर दो डिस्काउंट रेट से, पहला 4 ईयर्स, इसको 2 फेज में समझो। दिस इज द फर्स्ट फेज जो मैंने हाईलाइट किया अभी, सिर्फ इतना देखना। करंट मार्केट प्राइस पूछा है, यस, डीडीएम यूज करना है, पता है अपने को। 4 साल तक ग्रोथ रेट जोड़ता चलो, उससे डिस्काउंट करो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, आपका फर्स्ट 4 ईयर्स का हो गया। अब ये फेज 1, नाउ फेज 2 इज द करंट मार्केट प्राइस फॉर द परपेचुइटी इनडेफिनेट पीरियड का। वो कैसे किया हमने? जो आपका 4th ईयर के बाद आया D4, उस पर वापस ग्रोथ जोड़ो D5, के माइनस जी कर दो, ये आपका आ गया परपेचुइटी के बाद। परपेचुइटी का फॉर्मूला लगाया A/I, वो यूज़ किया मैंने, ये आपका कैलकुलेट होके आ गया हमारा A/I। अब इसको आप प्रेजेंट वैल्यू में ले आओ, रिक्वायर्ड रेट से 1 डिवाइड बाई 1.12 टू द पावर 4 करो, प्रेजेंट वैल्यू आ गया, उन दोनों को जोड़ दो, आ गया 54.33। ईजी है ये सबसे ईजी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एकदम ईजी है, कोई एकदम टिपिकल। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 4th ईयर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 4th ईयर हमने ऊपर निकाला तो 72.28 कैसे आया ये वाला? हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू किया था इस क्वेश्चन में, ये अंतर है, इसलिए इससे मैंने डिस्काउंटिंग रेट लगाया। अब यहाँ अगर से मार्केट प्राइस करें तो 72.28 है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? आपका जो करेंट मार्केट प्राइस आया आज, करेंट मार्केट प्राइस आया, अगर मैं उसमें से रिड्यूस कर दूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो मेरा आ सकता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स 8.36। मैंने क्या किया, करेंट मार्केट प्राइस और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4 साल बाद वाले को मैं हटा दूं। 4 साल बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 4th ईयर्स उसको हटा दूं, फ्रॉम व्हाट? आज का मार्केट प्राइस, उन दोनों का गैप निकालूं तो क्या आएगा मेरा 8.36। दिस इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक बार वापस देखो प्लीज़, एक बार वापस देखो, हो जाता है किसी को कन्फ्यूजन हो। मैं क्या बोल रहा हूँ? 0 1 2 3 4 ये 5 मान लो, ठीक है। अगर यहाँ अब रेट से जो लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है, टुडेज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 54.33, टुडेज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 54.33 जो हमने कैलकुलेट किया ये, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 4th ईयर कितना था? 45.97। इसका आज का प्रेजेंट वैल्यू ये है 45.97, ये प्रेजेंट वैल्यू यहाँ आएगा। इन दोनों का गैप निकालूँ तो ये 4 साल का मेरे को क्या मिल सकता है? मेरा डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। समझ में आया? यस और नो? यस, वेरी गुड, डन। आगे आ जाओ। इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नॉर्मल टिपिकल हिस्टोरिकली कन्वेंशनल क्वेश्चन जो अपने करते हुए आ रहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कैपिटल बजटिंग का वह क्वेश्चन नहीं है ये। इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट, नया नहीं बोलेंगे बट इतना ऑफ्टन पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है ये। लास्ट टाइम आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन May 18 का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन, उसी को उठा के वैल्यूज फिगर्स बदल के इस बार डाल दिया एग्जाम में। दिस इज द क्वेश्चन विच कंसिडर्स एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये सब तो हमने बहुत सीखा। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का भी कुछ कुछ है, अगर आपको नहीं पता तो मैं समझा भी दूंगा, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बने रहना, ये क्वेश्चन देख लो। एक टिपिकल ये एक ही क्वेश्चन है, एपीवी पे अगर आएगा तो यही आएगा। एपीवी पे यही क्वेश्चन अगर आएगा तो मान के चलो यही क्वेश्चन आएगा।
इसमें आईसीआई का मिस्टेक भी होता है 6 साल पहले, 6.5 साल पहले मई 18 में भी क्वेश्चन में मिस्टेक था, आंसर में मिस्टेक था। इस बार इस क्वेश्चन का जो एमसीक्यू का आंसर है उसमें भी मिस्टेक किया है। तो क्या मिस्टेक है वो क्लियर करवा देंगे आपको। अगर चेक करना है मई 18 का सजेस्टेड आंसर ज़रूर देख लेना, सेम मिस्टेक आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे क्वेश्चन सारे एमसीक्यूज आपको लग रहे होंगे अच्छे स्टैंडर्ड के और इंपॉर्टेंट है। आओ, XYZ Limited is a company involved in manufacturing of toys and is presently all equity finance, कोई फर्क नहीं पड़ता। The directors, अच्छा नहीं एक सेकेंड, all equity finance is important, APV का क्वेश्चन है इसीलिए, APV में all equity finance रहता है इसीलिए, ठीक है ना। The directors of the company have been evaluating investment in a project which will require 400 lakhs capital expenditure on the new machinery, 400 लाख का नया इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट फॉर 400 lakhs। दे एक्सपेक्ट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड एन एनुअल कैश इनफ्लोज ऑफ 60 lakhs का मेरे को इंडेफिनेटली 60 lakhs मिलते रहेंगे, 400 लाख आज लगा दूं तो। द डिस्काउंट रेट विच इट अप्लाइज टू सच इन्वेस्टमेंट इज 12% नेट, 12% का डिस्काउंट रेट है। Directors of the company believe that the capital compensation fails to take advantage of tax benefits of debt and propose to finance the new project which with undated perpetual debt secured on the company's assets। Undated perpetual debts मतलब indefinite, irredeemable। वैसे आपको पता है नॉलेज के लिए, irredeemable debentures इंडिया में होते नहीं है। इंडिया में irredeemable debentures होते नहीं है, सेक्शन 71 में दिया आपका। सेक्शन 71 बोलता है कि irredeemable debentures नहीं होता, सेक्शन 55 बोलता है irredeemable preference shares भी नहीं होते। क्या आप बोल रहे हो सर? यस, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। बेसिकली क्या होता है कि प्रेफरेंस में लिखा हुआ है 20 ईयर्स का टाइमलाइन है, 20 ईयर्स से मैच्योरिटी से बेसी कोई प्रेफरेंस इशू नहीं हो सकता, और डिबेंचर्स में 10 ईयर्स से बेसी। तो 20 ईयर्स फॉर प्रेफरेंस, 10 ईयर्स फॉर डिबेंचर्स, ये टाइमलाइन है आपका, इसलिए आपका कोई इरिडीमेबल हो नहीं सकता इनडेफिनेटली, इट्स ऑलवेज रिडीमेबल। एक एक्सेप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का कोई कंपनी होगा तो 30 ईयर्स हो जाएगा ये टाइमलाइन दोनों केस में। नॉलेज की बात थी, बस सुन लेना बस। चलो आओ, क्या सर आप नॉलेज दे रहे हो, हमें सम कराओ, आ जाओ। चलो, करंट एनुअल ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड बाय द मार्केट ऑन कॉर्पोरेट विद अनडेटेड डेट ऑफ सिमिलर रिस्क इज 9%। सिमिलर मार्केट 9% पे चलता, कोई दिक्कत नहीं है। द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू आर एक्सपेक्टेड टू बी 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड। कंपनी का टैक्स रेट 30% है। थैंक यू सो मच। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालना, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता, क्या होगा एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, क्या होगा बोलो 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 बोलो, मालूम है आपको, बोलो सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सर एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हो, क्या सीखा है आपने। सिंपल सा बात है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू में हम एनपीवी निकालते हैं, साथ में जो हमें टैक्स का फायदा मिल रहा है, टैक्स शील्ड मिल रहा है हमें डिबेंचर्स में फाइनेंसिंग डिसीजन में जाने में हमारा, उससे जोड़ लेते हैं, दिस इज एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल, हमारा क्या एनपीवी आया, उसमें हमारा क्या टैक्स शील्ड का बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज वी आर गोइंग इनटू डिबेंचर्स का रूट, उसको जोड़ दो, आपका आ गया एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। इतना ही है, इतना ही है, समझ में आया। यस, इधर आओ, एक बार दिखाता हूँ कैसे किया मैंने। क्या बोलते हैं इसे, एपीवी को हम बोलते हैं बेस केस प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी माइनस इशू कॉस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन हमारा। समझ गया, ये फॉर्मूला याद रखना तो याद रख सकते हो आप लोग, ये फॉर्मूला, ये एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, थोड़ा सा खराब बन गया, आज ऐसे ही बना देते हैं। ये एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस निकालो, सीधा सा बात है, 60 लाख डिवाइड बाय 12% ए बाई आई मैंने किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस आ गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 400 लाख दिया हुआ था, बेस केस एनपीवी क्या होगा 100 लाख, 500 माइनस 400। पीवी ऑफ टैक्स रिलीफ निकाल दो, कैसे आएगा सर, 400 लाख का तो हमारा कैश आउटफ्लो है, 20 लाख का हमारा और अदर इशू कॉस्ट भी है, तो 420 लाख का टोटल खर्चा, उस पर 30% हम जाएंगे हमारा टैक्स बेनिफिट वाला, तो 126 लाख इज व्हाट आवर पीवी ऑफ टैक्स रिलीफ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जोड़ दो, 20 लाख का इशू कॉस्ट माइनस होता, वो ध्यान रखना बस, 100 माइनस 20 प्लस 106, 206 लाख इज एपीवी। एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो एपीवी पे, जनरली नहीं पूछता है, बट इस आपका एमसीक्यू में दिया हुआ है तो क्या पता पूछ ले।
मई 18 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है लेकिन। हाँ, अब सेकंड सब पार्ट हमें निकालना है। ये एनपीवी टू जीरो है, इसे एपीवी टू जीरो होना चाहिए था, बट ठीक है चलो एनपीवी टू जीरो मान लो। एनुअल इनकम रिक्वायर्ड टू मेक एपीवी टू जीरो कैसे निकालेंगे? अब आप एनुअल इनकम को एक्स ले लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अगर अब मैं एक्स ले लो 60 लाख के जगह और इधर ही प्लॉट कर दूँ तो आ जाएगा ना। ये देखो, ये मेरा आया इनफ्लोस माइनस आउटफ्लो माइनस इशू कॉस्ट प्लस पीवी ऑफ डेट फाइनेंसिंग, ये पीवी आया और इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज ये पीवी इज इक्वल्स टू जीरो। कैलकुलेट करो तो मेरा आ गया 35.28। नाउ आईसीआई का सोल्यूशन डिफरेंट है, उनका सोल्यूशन के हिसाब से ये हमारा ऑप्शन में ही नहीं आएगा 35.28 कहीं भी। ये देखो कहीं पे भी 35.28 आएगा नहीं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था? 206 लाख। पहला मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं आएगा आपका, 35.28 ऑप्शन में नहीं है। एडजस्टेड डिस्काउंटेड, आईसीआई ने भी गलती इसमें भी करके रखी है। एडजस्टेड डिस्काउंटेड निकालने में कैसे निकलेगा? 35.28 जो आया डिवाइड कर दूं मैं उसे अपना टोटल आउटफ्लो से, मेरा एडजस्टेड डिस्काउंटेड आ गया 8.4। ये भी आईसीआई का आंसर में यहाँ है नहीं, 8.4 भी यहाँ है नहीं, ठीक है ना। 8.4 भी यहाँ नहीं है, लेकिन आपको यही आंसर करके आना है एग्जाम में, यही राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैक्स रिलीफ ऑन इंटरेस्ट पेमेंट इन परपेचुइटी? अभी हमने निकाला 126 लाख। आ जाओ नेक्स्ट, सर्कमस्टांसेस इन विच एडीआर में बी यूज्ड। एडीआर कब यूज हो सकता है? दो चीजें एडीआर में, बिजनेस रिस्क जो होता है वो आइडेंटिकल या सेम रहना चाहिए जो हम इवैल्यूएट करें उसका। एक और चीज सेम टर्म्स और हमारा सेम मेथड होना चाहिए, सेम टर्म्स और सेम मेथड होना चाहिए, तब हम एडीआर यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो ये कहाँ पे हुआ? ये रहा पहला और तीसरा, मतलब 1 and 3 ओनली। ये समझ में आया? यस। चलो फटाफट ख़त्म करते हैं। दो क्वेश्चन बचा हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मज़ा ही आ जाएगा आपको सर, पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। मुझे लगता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से पॉसिबिलिटी है इस बार एमसीक्यू का 10 नंबर का क्वेश्चन बनना, केस स्टडी बेस्ड, ठीक है। ध्यान से सुनना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन आप लोग देख लो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। पॉज किया है मैंने आपके लिए, फुल स्क्रीन किया है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके प्लीज़ एक बार ट्राई करो क्वेश्चन बनाने का। फैक्टरिंग का टिपिकल क्वेश्चन टाइप ही है ना, उसी हिसाब से बनाओ आप। आ जाओ, फुल स्क्रीन में आ जाता है, अब मैं भी आता हूँ। हाँ, पढ़ लिया क्वेश्चन, समझ में आया कुछ? इससे बेटर क्वेश्चन हमने करके रखा है एमटीपी में। एमटीपी 1 का जो क्वेश्चन है वो इससे भी बेटर क्वेश्चन है, वो अगर आप कर लग सकते हो तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन तब आपके बन जाएंगे। वो क्वेश्चन अगर इन एंड आउट आपने समझ लिया ना तो ये सारे क्वेश्चन अब कुछ नहीं है, अब आप कर लोगे। वो क्वेश्चन का नहीं किया तो प्लीज़, हमने वीडियो बनाया है मेरे एमटीपी का, जहाँ रिवीजन लेक्चर कवर किया है उधर ही ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, तो आप वो देख लो एक बार, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एमटीपी 2 में है ये, एमटीपी 2 नहीं, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का डिवीजन का सेकंड लेक्चर में मेरे। नाउ फोकस, हाँ एकदम अनपैरेलल्ड अटेंशन चाहिए मुझे, आओ फोकस। एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड is a manufacturing industry which manages its accounts receivables internally by its sales and credit department, ठीक है। It supplies small articles to different industries. The total sales ledger of the company stands at rupees 200 lakhs, at which 80% is credit. 200 लाख का टोटल सेल्स, 20 लाख का कच्चा, 20 लाख का आपका कैश सेल्स और 80% का क्रेडिट सेल्स, ये आपका दिया हुआ है, मतलब 160 लाख इज क्रेडिट सेल्स। द कंपनी हैज अ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ 2/40 नेट 120। क्या हुआ? मतलब 40 दिन में पेमेंट करो तो 2% डिस्काउंट, नहीं तो 120 दिन में तो पेमेंट करना ही है। Past experience of the company has been that the average out of the total 50% of the customers avail of discount and balance of the receivables are credited on average in 120 days, ठीक है। 50% डिस्काउंट लेते हैं, सिंपल इतना ही मतलब है बस। फाइनेंस कंट्रोलर ने एस्टिमेट किया है कि 1% हमारा बैड डेट होता है,
while with escalating costs associated with the in-house management of the debtors coupled with the need to unburden the management with the task so as to focus on sales promotion, the CFO is examining the possibility of outsourcing its factoring services for managing its receivables. Currently, the firm spends rupees 2,40,000 per annum to administer the credit sales. एक और आपका करंट खर्चा है, ठीक है. These are avoidable of the factoring firm is prepared to buy the firm's receivables. अपने को पता है कि इस टाइप का खर्चा फैक्टरिंग के केस में हट जाता. सब क्वेश्चन में सेम स्टोरी. The main elements of the proposal are it will charge 2% commission. It will pay advance against receivables to the firm at an interest rate of 18%. आफ्टर विथ होल्डिंग 10% एज रिजर्व. जितना भी परसेंट रहता है इट्स ऑलवेज पर एनम, ठीक है ना. मतलब सर यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा तो क्या मानेंगे भैया. अगर परसेंटेज है तो वो पर एनम ही है. अगर उसको कुछ और देना होगा तो वो स्पेसिफिकली लिखेगा. कभी अगर उसे देना होगा कि 18% क्वार्टरली पर मतलब पर मंथ ऐसा कुछ देना होगा तो वो स्पेसिफिकली लिखेगा. आपको अज्यूम पर एनम ही करना है. Also the company has option to take long-term loan at 15% interest or to make bank finance for working capital at 14% interest. आपको क्या निकालना है. ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करें. 360 डेज कंसिडर करना दे दिया आपको. एडवांस कितना फैक्टर देगा अगेंस्ट दिस रिसीवेबल्स. हाउ मच एडवांस फैक्टर विल पे अगेंस्ट रिसीवेबल्स. टेल मी. एडवांस की बात कहाँ है. इधर आओ एक बार. ग्रीन से मार्क करते हैं, ठीक है. इट विल पे एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल्स टू द फर्म एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% आफ्टर विथ होल्डिंग 10% एज रिजर्व. रिजर्व का 10% गया, उसके बाद जो बचा उस पर वो 18% ब्याज के पे आपको एडवांस दे देगा. कैसे निकालेंगे. कितना एडवांस देगा हमारा फैक्टर. कितना हमारा सेल्स है. कितना हमारा सेल्स है माइनस फैक्टरिंग का क्या खर्चा है वही देगा. कितना हमारे डेटर्स है रैदर नॉट सेल्स स्पेसिफिकली डेटर्स, उस पर हम अगर फैक्टरिंग का खर्चा हटा दें तो हमें उतना ही देगा एडवांस. इजी. कैसे किया मैंने. सेल्स निकाला 160 लाख पता है. कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा. 50% 40 दिन में कर रहे हैं, 50% 120 डेज में कर रहे हैं तो 80 डेज का कलेक्शन पीरियड. एवरेज डेटर्स निकाल लिया. से ईजी है ये आपको आता है. अब ये 35.555 में मैंने जैसे आपसे कहा डेटर्स में से मैं माइनस करूंगा खर्चे. ये मेरा आ गया एडवांस, ठीक है. कमीशन सबसे पहला खर्चा 2% दिया हुआ है. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 2% खर्चा मैंने पुट किया. फैक्टरिंग रिजर्व मेरा बोला हुआ था 10% होगा. विथ होल्डिंग 10% रिजर्व करेगा तो वो दोनों चीज़ ये दोनों खर्चा अगर मैं हटा दूँ, इसे भी माइनस कर दूँ, दोनों खर्चों में हटा दूँ 31.29 लाख बचा. अब 31.29 लाख पे मैं इंटू करूँगा हमारा इंटरेस्ट फॉर व्हाट 80 डेज इंटू 80/360 बिकॉज मैंने कंसिडर उसे क्या किया पर एनम. इतना का खर्चा हटाया मेरा आ गया 30.08 लाख का एडवांस. इजी पीजी एकदम. यस. नेक्स्ट. अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लो. फैक्टरिंग आपका पूरा क्वेश्चन ही बन जाएगा. कमीशन कैसे आएगा 160 लाख का सेल्स पे 2% 3,20,000. इंटरेस्ट कैसे आएगा 31.29 लाख पे 2% 5.63 लाख. 31.29 लाख क्या है. इस पे मैंने 2% इस पे मैंने इंटू किया 2%. ये होगा 18% आई थिंक सो. 1 सेकेंड. 30 यस ये होगा 18%. इसे कर लो 18% तो ये आएगा 5.63 लाख. सर इसमें आपने इंटू नहीं किया 80/360. अब हम कर रहे हैं सेल्स पे, टोटल पे बात हो रही है. अब ऊपर भी तो मैंने 160 लाख पे किया ना. ये सब सिली मिस्टेक मत कर देना प्लीज. यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ फैक्टरिंग होता है तो हमेशा सेल्स पे. ऊपर हम क्या कर रहे थे फैक्टर को क्या लेना देना का हिसाब. फैक्टर क्या लेना देना करेगा वो तो मेरे डेटर पे करेगा. फैक्टर लेना देना जो करेगा वो डेटर पे करेगा. यस और नो. यस. लेकिन मेरा जो खर्चा या बेनिफिट हो रहा है फैक्टरिंग पे वो तो मैं पूरे सेल्स पे करूँगा. हमेशा याद रखना. ये मेरा कॉस्ट आया. बेनिफिट निकालो. एडमिन कॉस्ट में जो नहीं देना पड़ेगा. बैड डेट 160 लाख का 1% ये मेरा बच गया. तो नेट कॉस्ट मेरा ये आया. इफेक्टिव कॉस्ट क्या आया 4.83. जो नेट कॉस्ट आया उसे मैंने डिवाइड कर दिया किस पे मेरा एडवांस जो मिला. अरे मेरा क्या कॉस्ट लगा और क्या मुझे मिला. मेरा इफेक्टिव कॉस्ट तो वही हुआ. एडवांस मुझे इतना मिला उससे 4.3 मेरा कॉस्ट है तो मेरा 16.05. मैंने डेसिमल पे एक्चुअली सॉल्व किया. ऐसे अगर फुल फिगर्स पे करोगे तो 16.09% आपका आंसर आ जाएगा. सर अगर हम भी डेसिमल में करते तो ऐसे वैसा काम नहीं करेगा आपके साथ.
इधर देखो 16.09, एक ही परसेंटेज और 16 में आंसर है, तो आपका वो 16.09 आंसर हो गया। ठीक है, कितना एडवांस दिया मैंने मार्क नहीं किया, 30.08, 30.08। ये एडवांस हुआ। आ जाओ, बाकी पार्ट क्या है। एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स हमने निकाला, एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल 35.55, 35.55। एनुअल कैसे आया 35.55, यहाँ पे ये रहा, तो क्या बच्चों 35.55 ये तो रहा, समझ गए। नेक्स्ट, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग ऑफ द कंपनी कितना आया, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग 8.83। व्हाट इज़ द नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट हमने निकाला 483। डन, डन, यस और नो, ये इजी क्वेश्चन, यस। इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आने, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था और कॉन्सेप्चुअल भी था। नाउ ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, ये आपके स्टडी मटेरियल में भी है, आपके न्यू स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन भी है। Armor LLP is newly established startup dealing in manufacturing of revolutionary product HDHMR, which is a substitute to the conventional wood and plywood. Wood and plywood का substitute आ गया भाई, आ जाओ। It is an economical substitute for manufacturing of furniture and home furnishing. ये economical substitute for furniture, ठीक है, सब अपने को SM तो नहीं कर रहे, अभी FM कर रहे हैं, तो उस पे हिसाब से नंबर्स पे चलना है, ठीक है। It has been asked by a venture capitalist for an estimated amount of funds required for setting up the plant and circulating capital required. A consultant hired by the entity has advised that the cost of setting the plant would be 5 crores. 5 करोड़ का खर्चा है, मरून से कर दे, 5 करोड़ का खर्चा, बड़ा अमाउंट। And it will require 1 year to make the plant operational. The anticipated 1 साल बाद तो ऑपरेशनल होगा, ठीक है। अब क्या होगा इससे हमारा कमाई, 3 लाख अपने स्क्वायर मीटर का बेच देंगे यूनिट्स, सेल प्राइस दे दिया, रॉ मटेरियल कॉस्ट दे दिया, लेबर कॉस्ट दे दिया, लेबर कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर दिया, लेबर कॉस्ट ₹50 पर आवर्स, लेबर आवर्स पर स्क्वायर मीटर 3 आवर्स। इधर देखो एक बार, अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेबर कॉस्ट है 50 पर आवर और लेबर आवर्स पर स्क्वायर मीटर 3 आवर्स है, तो देयरफॉर labor cost is equals to 50 into 3, 150 पर स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं। देख लो एक बार देख लो, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, देख लो ना प्लीज़। अरे कैसे नहीं लिख सकते सर, इधर देखो, ये आवर कट जाएगा तो पर स्क्वायर मीटर बचेगा, सिंपल, ठीक है। कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया 75, कोई दिक्कत नहीं। मशीन आवर्स पर स्क्वायर मीटर 2 आवर्स। सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ₹250 पर स्क्वायर मीटर। बाइंग, being a new product in the industry, the firm will have to give a longer credit period of 3 months to its customers, ठीक है। It will maintain a stock of raw materials equal to 15% of the annual consumption. एनुअल कंजम्पशन जितना होगा उसका 15% RM स्टॉक रहेगा। किस तरीके से दिया देख लो। Based on the negotiation with the creditors, the payment period has been agreed to be 1 month from the date of purchase. 1 महीना क्रेडिट पीरियड दे दिया। Entity will hold finished goods equal to 2 months का finished goods दे दिया। Other expenses का 1 month का एरियर दे दिया। Cash in bank 25 लाख दे दिया। Company is also considering to reduce the working capital requirement by other 2 options: reducing the credit period to the customers by a month, which will lead to reduction in sales by 5%, reducing the credit period to customers by a month, 3 महीना से 1 महीना रिड्यूस कर दो जिससे मेरा सेल्स लेकिन 5% हिट लेगा, या फिर एंगेज करो एक फैक्टर को फॉर मैनेजिंग द रिसीवेबल्स, हु विल चार्ज कमीशन ऑफ 2% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू एंड विल ऑल्सो एडवांस 65% ऑफ द रिसीवेबल्स एट 12% पर एनम। ओ माई गॉड, दिस विल लीड टू सेविंग्स इन एडमिन, वो तुम लोग हमेशा पता है, एंड बैड डेब्ट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20 और 16 लाख का फायदा है, ठीक है।
The entity is considering funding a part of working capital by bank loan. For this purpose, the bank has stipulated that it will grant 75% of the net current assets at advance against working capital. या तो बैंक लोन में जाएगा जो 75% ऑफ NCA का वो देगा. The bank has quoted 16.5% का रेट, कोई दिक्कत नहीं है. और वो which will require 10% of loan amount to be minimum average balance. इससे पता क्या कैलकुलेट करने में हेल्प होगा? इससे क्या कैलकुलेट करने में हेल्प होगा मालूम है? हमारा जो बैंक लोन का इंटरेस्ट आएगा वो कैसे आएगा अपने आंसर में दिखाएंगे. आओ. द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन इज. नेट WC पूछ ले पहले ही साल का ऑपरेशन में बता दो. आगे का सारा पार्ट भूल जाओ, अब इधर से काम हो जाएगा पहला पार्ट में. एक बार आपको दिखाएं, करने का मौका दें. हाँ सर हमें मौका तो दो. आओ. प्लीज़ करो आप लोग एक बार, प्लीज़. क्वेश्चन पूरा समझा दिया मैंने, प्लीज़ एक बार आप लोग करो. हमारा आईपैड का पावर भी कम है. चलो फटाफट से कर लेते हैं. आओ आ जाओ, फटाफट से सम ख़त्म करते हैं. आओ. कैसे किया मैंने, समझ के करना, हो जाएगा. ठीक है. क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए आपको समझ में आ रहा है? हमारे एग्ज़ाम्स के लिए समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना लेंदी आपको नहीं करना, छोटा में फटाफट कैलकुलेट करोगे हो जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो. यूनिट सोल्ड 3 लाख का था. FG यूनिट्स कितना था? 3 लाख 2 इंटू 2/12. अरे कैसे, यहाँ दिया है ना, इधर देखो. FG 2 इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड, 2 मंथ्स ऑफ यूनिट सोल्ड. तो निकाल लो 2/12 से 3 लाख पे तो 50,000. तो टोटल 3 लाख बेचा, 50,000 स्टॉक में है. तो टोटल 3.5 लाख का मटेरियल लगा होगा, रॉ मटेरियल का यूनिट्स लगा होगा. तो 3.5 लाख का कंजम्पशन है. 3.5 लाख पे इंटू 200 कर दो, हमारा 700 लाख का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन आ गया. रॉ मटेरियल कॉस्ट है 200 पर स्क्वायर मीटर. मैंने एक चीज़ हमेशा कहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट शीट बनाना आपका आंसर ही आ जाएगा. कॉस्ट शीट बनाना आपका काम एकदम इजी हो जाएगा. फटाफट कॉस्ट शीट बनाते हैं. डायरेक्ट मटेरियल मैंने निकाला 700 लाख ऊपर से. डायरेक्ट लेबर मैंने आपको बता दिया 3.5 लाख लगेगा, इंटू 150 कैलकुलेट किया था 25 लाख. प्राइम कॉस्ट आया 1225 लाख, कोई दिक्कत नहीं. फैक्ट्री ओवरहेड कैसे आएगा? 3.5 लाख इंटू 150 कैसे, ये रहा. कैसे आया इधर देखो. इसको 150 कर सकते हैं. 75 इंटू 2, यस. तो 3.5 लाख इंटू हमारा कितना आया फैक्ट्री ओवरहेड 150 इज 525 लैक्स. नाउ वर्क्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आया? इन सबको जोड़ दो, वर्क्स कॉस्ट आ गया. नेक्स्ट फिनिश गुड्स लेस करेंगे. हाउ? अरे भाई 150 300 और 200 का खर्चा, तो ये 500 300 प्लस 200, ये 500 का खर्चा. FG यूनिट्स 50,000 था तो ये आ गया FG. COGS आ गया इजी. सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 7.5 लाख का. 3 लाख नहीं दिया हुआ, नहीं 250 का दिया हुआ है ना मेरे हिसाब से जितना याद. यस 250 का आपका दिया हुआ है सेलिंग का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. तो वो इंटू कर दो 3 लाख इंटू 250. सर हमने इसमें 3 लाख से क्यों किया, 3.5 लाख से क्यों नहीं किया बताओ तो? हमने 3 लाख से किया, 350 लाख से क्यों नहीं किया? बिकॉज ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जितना बिका उतना पे ही तो होगा खर्चा. 50,000 तो FG था. समझ में आया? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, ऐड प्रॉफिट करेंगे 7.5 लाख का. सेल्स आ गया. सेल्स कैसे आया पता हुआ था, प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो. सेल्स कैसे है? 3 लाख इंटू 1000 दिया हुआ है. अब नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लो, ईजी. 700 लाख पे 15% का कंजम्पशन पे अपने को रखना था, बोला था 105 लाख. FG स्टॉक कैसे आएगा? 250 लैक्स. हाउ? अरे तो ऊपर आया, तो ये देखो 250 लैक्स. डेटर्स कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे. आप मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे सेल्स पे भी, डेटर्स को सेल्स पे भी निकाल सकते थे. इंस्टीट्यूट में इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पे किया तो इस पर पंगा नहीं कर रहा हूँ मैं भी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कर दिया, लेकिन आप सेल्स पे भी कर सकते हो.
इंटू 3/12 दिया हुआ 3 मंथ्स का आ गया। कैश इन बैंक 25 लाख मालूम है, कैश इन बैंक 25 लाख मालूम है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। नाउ क्रेडिटर्स कैसे आएगा, क्रेडिटर्स कैसे आएगा? 700 लाख का एनुअल कंजम्पशन हुआ, 700 लाख का एनुअल कंजम्पशन हुआ, उस पे मैंने ऐड कर दिया 105 लाख। 105 लाख क्या है? अरे सर हमारा आरएम स्टॉक भी तो है, तो ये 105 लाख यहाँ पे ऐड हुआ, ये 700 लाख यहाँ से आया, तो 805 लाख पे इंटू 1/12 आपका आ गया क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे आएगा? सारे एक्सपेंसेस जोड़ दो, 525 प्लस 525 प्लस 750, कहाँ से आएंगे? ये 525 प्लस 525 प्लस 750, सारे एक्सपेंसेस को क्या बोलता है 1 मंथ अरियर में करता हूँ, तो आ गया हमारा 1 मंथ अरियर जोड़ दिया, NWC 725.42। नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर रिड्यूसिंग WC? इतना ही हो जाएगा, तो बाकी सारे MCQs में तो कुछ है ही नहीं है, बाकी आप कर लोगे। अब बस लास्ट पेज है सर, लास्ट पेज प्रॉपर देख लो, इंपॉर्टेंट पेज है इसलिए 2 बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक बार देख लो, लास्ट पेज है, थोड़ा सा और हिम्मत रखो, हो जाएगा कंप्लीट भी। अब अपने कंप्लीट कर लेंगे, बढ़िया से रिवीजन किया अपने, सारे कंसेप्ट का भी दोहरा दिया मैंने, आपका बहुत प्रॉपर रिवीजन हो गया। आओ, कॉस्ट फॉर रिड्यूसिंग WC, 2 ऑप्शन था, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2। एक बार क्वेश्चन दिखाओ वापस, हाँ सर क्वेश्चन दिखाओ। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? रिड्यूसिंग द क्रेडिट पीरियड बाय अ मंथ विच विल लीड टू रिडक्शन इन सेल्स बाय 5%। सीधा इधर आओ, रिडक्शन इन डेटर्स हो जाएगा मेरा, अगर मैं 5% से घटा दूं 2250 पे 95% इंटू 2/12। वाई 2/12? बिकॉज 3 महीना से अब 2 महीना हो गया, तो इतना मेरा डेटर्स का रिडक्शन। ओल्ड डेटर्स कितने थे मेरे? इतने थे, तो मेरा रिडक्शन कितना आया? इसको मैं ऐसे बोल दूं, न्यू डेटर्स वर्ड कर सकता हूँ? हाँ सर कर दो, ज़्यादा ईजी रहेगा समझने में। न्यू डेटर्स आ गए हमारे, हाँ यार आप बोलो ना, हाँ सर। अब रिडक्शन इन सेल्स निकालो, कैसे निकलेगा? सर मेरा 3 लाख पे 5% मतलब 15,000 यूनिट्स का रिडक्शन हुआ, प्रॉफिट्स मेरा उतना से घटा दो, 15,000 इंटू 250, कैसे 250 आया? कॉस्ट शीट, ये रहा 250। लिंक हो रही है सब चीज़ें? हाँ अब लिंक हो रहा है सर, इससे मेरा आ गया रिडक्शन इन प्रॉफिट, और हेंस मेरा कॉस्ट क्या आया? सर मेरा जो रिडक्शन इन प्रॉफिट हुआ उससे मैं डिवाइड कर दूंगा मेरे रिडक्शन इन डेटर से, मेरा आ गया कॉस्ट 18.18% मेरा कॉस्ट आ गया। ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैलकुलेट करो, कैसे होगा? फैक्टरिंग का कॉस्ट निकालो, 2% ऊपर दिया हुआ, देखो इधर आओ। फैक्टरिंग 2% of the invoice value and will also advance 65% receivables at the rate 12% per annum। 2% तो 3 लाख इंटू 1000, इतना टोटल सेल्स था, उसका 2%, इतना मेरा कमीशन। इंटरेस्ट कैसे आया? तो टोटल सेल्स था उसका 65%, पे 12%, पे 3/12, टोटल मेरा क्या सेल्स था 65% एडवांस, उस पे 12% का रेट फॉर 3 मंथ्स, ये मेरा आ गया कॉस्ट। बेनिफिट क्या आया? मेरा सारा कॉस्ट बच गया 36 लाख का जो ऊपर दिया हुआ था, 20 लाख 16 लाख करके दिया हुआ था ना। आओ 20 लाख और 16 लाख का ये 2 खर्चा मेरा बच गया 36 लाख। और उसके साथ साथ मैं क्या निकाल सकता हूँ सर? अब नेट कॉस्ट आ गया, उसे मैं पुट कर दूंगा, मेरा टोटल एडवांस कितना मुझे मिला, और मैं उसे एनुअलाइज किया मैंने, फिर दिस विल गिव मी व्हाट? माय कॉस्ट। सीधी सी बात। क्या मेरा नेट कॉस्ट पड़ा? मैं उसे बेस में क्या डिवाइड कर रहा हूँ कि कितना मेरा टोटल सेल्स था इनटू मेरा एडवांस, वो मेरा बेस था। व्हाट वाज माय कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट डिड आई गेट, दैट इज माय कॉस्ट परसेंटेज। सीधी सी बात है। इफेक्टिव कॉस्ट बोल लो या जो बोल लो, ये वैसे निकलती है। अब उसे मैंने क्या कर दिया? एनुअलाइज कर दिया इंटू 12/3, क्योंकि ये अभी आया था 3 मंथ्स का, मुझे निकालना है 12 मंथ्स का, तो इंटू 4 किया बेसिकली, तो आ गया 16.92। आ जाओ सारे सब पार्ट दिखा देते हैं अब आपको। नेट WC हमने निकाला कितना? 725.42। ये नेक्स्ट सर ब्लू से नहीं रेड से मार्क करो, ओके 725.42। नेक्स्ट व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस? 725.42 पे 75% का कैप। कैसे बोल रहे हो सर? इधर देखो ना प्लीज, इधर देखो। बैंक हैज स्टिपुलेटेड टू ग्रांट 75% ऑफ द नेट करंट एसेट्स एट एडवांस।
तो 25.42 जितना मेरा नेट वर्किंग कैपिटल था उसका 75% करो, और एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ द सेम निकालना है। तो कैसे निकलेगा सर? 16.5% मेरा कोटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 10% मुझे वहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होगा, तो 90%, 16.5% बाय 90% में कर दूं तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट आ गया 18 पॉइंट, कितना आया होगा 16.5 डिवाइडेड बाय 18.33%। इन दोनों को कैलकुलेट करो, आपका अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड करंट एसेट्स निकाला है, करंट एसेट्स तो हमने निकाल लिया ना कहीं पे, तो 942.5। नेक्स्ट, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट टैक्स पर एनम आफ्टर द प्लांट इज ऑपरेशनल। ऑपरेशनल के बाद का आ गया है प्रॉफिट 750 लाख। सब कॉस्ट शीट से देख रहा हूँ, ठीक है ना। एनुअलाइज्ड कॉस्ट हमने भी लास्ट में जो निकाला दो तो रेट 16.82 और 92 और 18.18, पहला वाला। डन हो गया। आओ मेरे को देख लो अब एक बार। डन सर, बहुत अच्छा से मेरे सारे इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो थे आपके एमसीक्यूज वो डिस्कस कराएं इस वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक आपने देखा है तो वेरी गुड। आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने दोस्तों के संग शेयर करो ताकि सबका एक साथ फ़ायदा हो सके। अच्छे से अब आपको अपने लेवल पे प्रिपरेशंस करनी है। आपको कोई और टाइप का वीडियो, कोई और चीज़ में आपको दिक्कत हो रही हो, आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ या मुझे पिंग करो, मैसेज करो, मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा। कोई भी टाइप का असिस्टेंस चाहिए, कोई फीडबैक आप दोगे तो ही अपने भी इंप्रूव करेंगे और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सकते हैं। यस और नो? यस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये वीडियो को एंड करते हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, 11th आपका एग्ज़ाम है, अच्छा से देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, सी यू।